लकी को शमशीर ने बचा लिया था। शमशीर को ऐसा लग रहा था कि लकी को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो तो काफी उदास नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद में वो कोयल के पास चला गया और जब उसने देखा कि कोयल को भी जहर दिया हुआ था तो उसने भी उसे दवा दे दी। थोड़ी देर बाद जब कोयल लकी से कुछ ज्यादा ही पास में आने लगी तो लकी ने उसे अपने से दूर करना शुरू कर दिया। कोयल को इतना गुस्सा आया कि वो वहां से निकल गई। लकी ने भी उसे नहीं रोका, लेकिन थोड़ी देर बाद में कोयल खुद से रुकी और लकी से बोली, मैं जा रही हूं और मैं वापस नहीं आऊंगी। वापस नहीं आऊंगी तो तुम्हारा क्या मतलब है? कहां वापस नहीं आओगी? लकी ने हंसते हुए पूछा। उसकी चिंता तुम मत करो, उसके बारे में तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अभी तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है ना? एक बार जब मैं वापस ही आऊंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। कोयल ने फिर से रोते हुए कहा। इस बार उसे लगा था कि लकी उसे चुप करवाने के लिए आगे आएगा, लेकिन लकी आगे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जहां पर खड़ा था बस वहीं पर खड़ा उसके जाने का इंतजार कर रहा था। कोयल ने और जोर से रोते हुए कहा, मैं जा रही हूं लकी, गुड बाय। और वहां से वो भाग गई। कोयल, तुम मेरे प्यार में पागल हो गई हो, मैं ये सब देख पा रहा हूं, इसलिए मुझे तुम्हें इस तरह से डांट कर भगाना पड़ा। अगर मैं ये नहीं करता तो और क्या करता? लकी ने अपने आप से कहा और एक लंबी सांस भर ली। लकी उसके मन में किसी भी तरह का ख्याली पुलाव नहीं पकने देना चाहता था। वो उसे फिर से नॉर्मल जिंदगी में भेज देना चाहता था, जहां से वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। लकी ने गहरी सांस ली और फिर शमशीर की तरफ देखते हुए बोला, शमशीर भाई, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया, आप यहाँ कैसे आए? आपको मेरे यहाँ आने के बारे में पता कैसे चला? अरे मुझे किसी अनजान नंबर से फोन आया था। सामने से एक आदमी बोला कि तुम्हें ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इस जगह पर पकड़ कर रखा हुआ है और उसी ने मुझे कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं भागा भागा यहाँ आ गया। चाहे खबर सच्ची थी या झूठी, लेकिन फिर भी मैं खुद उसे अपनी आंख से देखकर एक बार उसके बारे में पता लगा लेना चाहता था, और देखो मैं वक्त रहते आ भी गया। अनजान नंबर से फोन आया था? किसका फोन था? लकी ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसे ऐसा कोई नाम सूझा नहीं जो उसे बचाने के लिए फोन कर सके या जिसे लकी के यहां होने का पहले से पता हो। इसलिए उसने बात को बदलते हुए कहा, अरे वैसे शमशीर भाई, मुझे आपकी और एक चीज में मदद की जरूरत पड़ेगी। अरे तुम्हारा काम मेरा काम भाई, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, शमशीर ने कहा। उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि वो लकी के काम आ पा रहा था। मुझे इन लोगों के बारे में सारी जानकारी चाहिए। आपको किसका फोन आया था? ये ग्रुप किन लोगों का है और इन्हें मेरे बारे में पता कैसे चला, वगैरह वगैरह। मैं इन सब लोगों से बदला लेना चाहता हूं, लकी ने कहा। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जब इधर लकी उन लोगों से बदला लेने के बारे में ठान चुका था तो इधर एक हिल्टन होटल के अंदर रात को 9 बजे एक बड़े से हॉल में करीब 100 लोग जमा हो गए। वहां पर ढेर सारी रोशनी चमक रही थी और माहौल काफी गर्म लग रहा था। बहुत सारे लोग ग्रुप में खड़े हुए थे और वो सभी आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें किए जा रहे थे। महिलाएं काफी सज धज कर वहां आई और गाहे बगाहे मर्दों की नजरें उनसे टकरा ही जाती। जिन मर्दों के पास में ज्यादा पैसे थे वो बाकियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा सभ्य नजर आ रहे थे। वहीं उसी पार्टी में अमृत और ईशानी भी तैयार होकर खड़े थे। उनके साथ में तपेश भी खड़ा हुआ था। पूरा परिवार आए हुए मेहमानों के साथ में अच्छी तरीके से बातचीत कर रहा था। कुछ मर्द की तो ईशानी पर से नजर ही नहीं हट रही थी। वो सभी उसे देखे जा रहे थे। भले ही वो इस वक्त देखने में काफी कमजोर नजर आ रही थी और बीमारी की वजह से उसका वजन भी काफी गिर गया, लेकिन फिर भी वो देखने में काफी सुंदर दिख रही थी। उसने लाल रंग की ड्रेस के नीचे काले रंग की हिल्स पहन रखी थी। वहां पर जितने भी मर्द मौजूद थे वो सब एक बार ईशानी से बात करने का मौका ढूंढने की कोशिश में लगे थे। अरे आपकी तबीयत तो ठीक हो गई, सच में हमें बहुत अच्छा लगा, वरना हमें तो आपकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। हाँ ईशानी जी, पता नहीं आपको क्या हो गया था, इधर आपकी तबीयत खराब हुई, उधर हमारी भी हालत खराब होनी शुरू हो गई। अरे आप जल्दी से ठीक हो जाइए, इस बात की तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपके लिए। इतने में अवतार और बाकी लोग भी उन लोगों के आसपास आकर खड़े हो गए और उन लोगों से बातचीत करने लगे। आप सभी यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की ब्लेसिंग्स ही थी जिस वजह से मैं यहाँ खड़ी हूं आज, ईशानी ने कहा। वो आज पहली बार पहली की तरह इन सभी लोगों को देखकर नाराज नहीं हो रही थी, बल्कि वो बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ भी इन लोगों से बात कर रही थी। उसके बाद उसने वहां खड़े हुए एक एक आदमी से हाथ मिलाया। सच में अमृत भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
ईशानी जी, अगर आपके लायक कोई काम हो तो बेझिझक हमें याद कर लीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा। इतने में अवतार सिंह ने कहा, हाँ हाँ, हमारे लायक भी कोई काम हो तो आप हमें जरूर याद करना। बाकी लोगों ने भी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। सब लोग ईशानी के बहाने से तपेश और अमृत की नजर में आने की कोशिश कर रहे थे। वैसे भी उन लोगों का मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा काम था और साथ में जवान बेटी भी थी। ऐसे में हर किसी की नजर बस इसी बात पर टिकी हुई थी कि कैसे न कैसे वो अपने बेटे की शादी तपेश की बेटी से करवा दे। अरे जी, पहले ही अभी मैं आपको लोगों को परेशान कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आगे मुझे जब भी आप में से किसी की भी जरूरत होगी ना, तो मैं आपको याद जरूर करूंगी, ईशानी ने कहा। उसमें और अमृत में जमीन आसमान का अंतर था। दोनों बहुत अलग अलग तरह से बात करते थे और वहां खड़े हुए लोगों को ईशानी की बात करने का तरीका ज्यादा पसंद आ रहा था। बस वो कुलदीप जी का क्लिनिक, इतने में अवतार सिंह ने कहा। हाँ, वो मेरे एक चाचा भी आज यहाँ पार्टी में आने वाले हैं। उन्होंने अपने कुछ पुराने साथियों को बुलाया है। उन लोगों के पटना में अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और वो आराम से हमारा काम करवा देंगे। एक बार अगर आपका हॉस्पिटल शुरू हो गया ना, तो फिर हमारा काम बहुत अच्छे से चल पड़ेगा, तपेश ने कहा। अपनी बेटी को इस तरह से देखने के बाद में अब उसके खुद के चेहरे पर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आने लगा था। भले ही अवतार सिंह और उसका बेटा अमृत लकी को सुबह खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी बात थी कि उसकी बेटी का ठीक होना। लकी से तो वो बाद में भी निपट सकते थे। जब वहां माहौल शांत हो गया और सब लोग अपनी अपनी बातों में मग्न हो गए, तो इधर अमृत का फोन बजा। उसने जैसे ही फोन उठाया तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उतर गया। क्या हुआ? अमृत के आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने पूछा। अमृत ने अपना फोन एक कोने में रखा और फिर शराब के गिलास से थोड़ी सी शराब गटकते हुए बोला, वो साला लकी, उसने कुलदीप जी को जहर दे दिया। पता नहीं उसने उसमें क्या मिलाया था, वो अभी तक ठीक नहीं हो पाए। उनकी हालत अभी तक काफी खराब है। लकी? इतने में एक सुंदर सी लड़की जो अमृत के पास में खड़ी थी उसने कहा, कहां है वो चूजा? आजकल उसका पटना में काफी नाम सुनने को मिल रहा है। तुम लोगों ने उसका नाम नहीं सुना? नहीं नहीं, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कौन है, कहां रहता है, किस परिवार से आता है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही ईशानी ने भी लकी का नाम सुना तो उसकी आंखों में भी हल्की सी झिझक नजर आने लगी थी। मैंने उस बच्चे के कुछ वीडियो देखे हैं। वीडियो देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ स्पेशल इफेक्ट्स डाले हुए थे उसमें, या फिर एडिटिंग से कुछ करवाया था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई आदमी था। वो तो किसी सुपर हीरो जैसा लग रहा था। ईशानी, तुम लकी को जानती हो? इतनी में अमृत पूछा। अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो? अचानक से ईशानी की आंखें चमक गई और उसने अमृत के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब से उसने लकी को उस नदी के किनारे लड़ते हुए देखा था, बस तब से ही उससे जितने हो सकते थे उसने लकी के उतने वीडियो इकट्ठा करवा लिए थे। लकी ने जिस तरह से आग से लड़ाई की थी और उसने गीतिका को जिस तरह से फैक्ट्री से निकाला था, ईशानी के पास में उसके भी वीडियो थे। उसे जब भी मौका मिलता तो वो उन वीडियो को बैठकर जरूर देखा करती। जब से उसने लकी को देखा था तब से उसे ऐसा लगता जैसे लकी जैसा दूसरा आदमी कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता। उसकी नजर में केवल लकी ही एक मर्द था और बाकी सारी औरतें। लेकिन उसे पता नहीं था कि अमृत और लकी के बीच में इतनी बड़ी दुश्मनी आकर खड़ी हो गई थी और उसके आदमी लकी को मारने की फिराक में लगे थे। वो तो यही जानती थी कि लकी अपने आप में एक बहुत बड़ा आदमी था कि कोई उससे लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इतने में वहीं पर खड़े एक बूढ़े और गंजे आदमी ने देखा कि अमृत लकी को जरा भी पसंद नहीं करता था। ऐसे में उसने कहा, तपेश जी, इस लड़के के बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस एक मौका दीजिए, मैं इस लड़के की अकल ठिकाने लगा देता हूँ। मैं कल के कल ही से मारकर आपके पैरों में गिरा दूंगा। वैसे भी मेरे बहुत सारे भाई हैं, उसने कहा और अपनी जेब में से अपना फोन निकाल लिया। इतने में उसके पास में जो महिला खड़ी थी उसने कहा, हाँ, मैं भी अभी उसके ऑफिस में फोन करके उसके बारे में खबर निकलवाती हूँ। देखती हूँ कि वो है कौन और क्या कर सकता है। लेकिन अमृत को लग रहा था कि ये लोग जिस तरह से चीजों को समझ रहे थे, चीजें उतनी भी आसान नहीं थी। वो खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा था कि लकी कितना खतरनाक आदमी था और उसके कैसे कैसे लोगों के साथ में संपर्क थे। उसने और अवतार ने पहले ही अपने रास्ते पर से इस बात का पता लगाने की पूरी कोशिश की थी कि आखिर उस मास्क वाली गैंग का और लकी का आपस में क्या लेना देना था, लेकिन वो कुछ भी पता नहीं लगा पाए। शुक्रिया, आप लोगों ने इतना कह दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है ये काम हम खुद ही आसानी से कर लेंगे।
इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो मैं आपको याद जरूर करूंगा, अमृत ने कहा। अमृत, तुम लकी को मारना चाहते हो? इतने में ईशानी ने पूछा। वो उसकी नीयत को भांप गई थी। हाँ, लकी ने हमारा नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। अगर वो जिंदा रहा तो हमारा नाम और ज्यादा खराब करेगा, इसलिए उसका काम तमाम करना बहुत जरूरी है। हम उसे ऐसे ही बाहर खुला नहीं छोड़ सकते हैं, पिंजरे में तो बंद करना ही पड़ेगा। ये सुनते ही ईशानी की आंखों में चिंता साफ नजर आने लगी। वो जानती थी कि उसके भाई ने जो काम उठाया था वो इतना आसान नहीं था जितना कि वो सोच रहा था। उसने बिहार बॉयज जैसी गैंग को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। उससे लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। भाई, बाकी सब चीज तो ठीक है, लेकिन तुम बस अपना ध्यान रखना, ईशानी ने कहा। इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी बात आ गई? मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे डरने की कोई जरूरत है। वैसे क्या तुम लकी को जानती हो? अमृत ने उल्टा उसी से सवाल पूछ लिया। ये सुनते ईशानी के गाल लाल हो गए और उसने कहा, तुम्हें बचपन से ही आग से खेलने की आदत है ना, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि आग तुम्हें जला भी सकती है। लकी को ना ही छेड़ो ना, वो अच्छा है। जहां तक मैं जानती हूँ दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लकी से पंगा ले सकें। जैसे उसने ये कहा तो इधर अमृत के होश उड़ गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या ये सुनने के बाद भी अमृत लकी के ऊपर हमला करता, या उल्टा लकी तब तक इन्हें खत्म कर देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए लकी ने कोयल को भगा दिया था। कोयल को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लकी उसके साथ में भी ऐसा कुछ कर सकता था। इसलिए जाते जाते वो फिर से लकी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि लकी तब तक अपना मन बना चुका था। उसके बाद में उसने अवतार सिंह और अमृत से बदला लेने की भी ठान ली थी। उधर अमृत और अवतार भी इसी फिराक में थे, लेकिन जब ईशानी को पता चला कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं तो ईशानी ने उन्हें लकी से जितना दूर हो सकता था उतना दूर रहने की हिदायत दे डाली। वो देख पा रही थी कि उसका भाई अपनी कोहनी को बाहर की तरफ मोड़ने की कोशिश में लगा था, लेकिन जब उसकी भाई ने उसके मुंह से ये सब सुना तो कहा, अच्छा, तो वो इतना बड़ा आदमी है कि तुम उसके बारे में मेरे सामने इस तरह से बात कर रही हो? ईशानी, कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आने लगा है? देखो, सच बताना, झूठ मत बोलना। तुम्हें पता है ना कि मेरे और मेरे पापा के लिए ऐसे आदमी को खत्म करना चुटकी बजाने जितना आसान काम है। अपने भाई के मुंह से अपने लिए ये सुनकर तो ईशानी और हैरान हो गई और उसने कहा, ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं बस तुम्हारी परवाह करती हूँ इसलिए ये सब कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई चोट आए। वैसे भी तुम इतने सालों से लोगों के बीच में उठ बैठ रही हो, ऐसे में तुम्हें थोड़ी दुनियादारी भी सीख लेनी चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम कि लकी आजकल कितना फेमस हो गया है? वो यहाँ का बड़ा आदमी हो चुका है। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं उसे लड़ते हुए भी देख चुका हूँ और लोगों को उसके बारे में बात करते हुए भी सुना है, लेकिन मुझे इस बात पर भी पूरा विश्वास है कि वो हम जैसे लोगों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। तुम कह रही हो तो मैं सुन रहा हूँ, अभी भी पूछ रहा हूँ, सच बताओ, क्या तुम उसे पसंद करती हो? क्योंकि अगर बाद में मैंने उसे मार दिया तो फिर मत कहना कि मार दिया। अमृत ने अपनी मुट्ठियों को जोर से भींचते हुए कहा। तुम सच में उसे मारने वाले हो? ईशानी ने पूछा। उसकी पलकें काफी तेजी से फड़फड़ा रही थी। उसे अभी तक जो सच नहीं लग रहा था वो अब सच लगने लगा था। और क्या, लकी जैसे आदमी का जिंदा रहना हम जैसे लोगों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या? पटना में हम ऐसे जंगली जानवर को खुला नहीं छोड़ सकते हैं। अमृत ने सख्त आवाज में कहा। देखो, मैं फिर भी तुम्हें समझा रही हूं कि लकी को मत उकसाओ। उसे उकसाना सच में हम लोगों को भारी पड़ सकता है। ईशानी को अब की बार थोड़ा गुस्सा आ गया। हमें कुछ भारी नहीं पड़ने वाला। मैं जब चाहूं तब लकी को मार सकता हूं, जैसे चाहे वैसे लकी को मार सकता हूं। मैं उसे 1000 बार मार सकता हूं और वो मुझे एक बार भी ना हाथ नहीं लगा सकता। ईशानी, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा उस लकी के ऊपर भरोसा है। तुम मेरे सामने उसकी तारीफें किए जा रही हो। मुझे तुमसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, अमृत ने कहा। जितना गुस्सा उसे लकी पर नहीं आ रहा था उससे ज्यादा गुस्सा उसे अपनी बहन की इस बातों पर आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो लकी के बारे में इतना कुछ कह सकती थी? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी के बारे में इतना सब कुछ कहां से सुनकर आई थी और कहां से वो उसके दिमाग पर इतना ज्यादा हावी हो गया था। लेकिन फिर भी जब उसे लकी के ऊपर गुस्सा आ रहा था और वो उसे छोड़ने नहीं वाला था, जब इस वक्त हॉल में पूरा शोर शराबा चल रहा था और लकी के ऊपर हमला करने की साजिश की जा रही थी, तभी उधर से किसी ने हॉल के दरवाजे को एक धक्का दिया और धड़ाम से खोल दिया। जैसे ही उस दरवाजे के खुलने की आवाज आई तो उसे सुनते ही सब लोग शांत हो गए।
सामने से बहुत ही शांति के साथ में लकी चला रहा था। उन दोनों दरवाजों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ट्रक ने टक्कर मार दी। उसकी ये हालत देखकर वहां खड़े हुए सभी लोगों का दिमाग खराब हो गया। दरवाजे के पास में खड़े हुए लोग देख पा रहे थे कि दरवाजे के उस पार जो गार्ड खड़े थे वो सभी नीचे गिर गए थे और उनमें से किसी की भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस जमीन पर अपना पेट पकड़कर लेटे हुए थे। उन्हें पता था कि अगर वो खड़े होते तो फिर पिट जाते, इसलिए वो बस ऐसे ही लेटे कसमसा रहे थे। ये मंजर देखने वालों का दिमाग खराब हो गया। ये जगह शहर के बड़े लोगों के लिए थी। ऐसे में लकी का यहाँ घुस आना और वो भी इस तरह से घुस आना किसी को समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लकी को देखकर गुस्सा आने लगा। लकी भी अपनी शांत आंखों से पूरी भीड़ को देख रहा था। वो एक एक चेहरे को ठहर ठहर कर देख रहा था। अमृत कौन है? इतने में उसने भारी सी आवाज में पूछा। ये पूछने वाला तू कौन होता है? इतने में अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे वो लकी की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो सभी बाहर खड़े हुए गार्ड से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे थे और लकी को खूंखार नजरों से देख रहे थे। लकी को सुबह जो घाव लगे थे वो अभी तक भरे नहीं थे और उसके चेहरे पर भी एक छोटा सा घाव लगा हुआ था। उसके इतने सुंदर चेहरे पर वो छोटा सा घाव उसे दिखने में और ज्यादा खतरनाक बना रहा था। वहां पर जो भी लड़कियां खड़ी थी वो लकी की ऐसी दीवानी हो गई थी कि वो तो ये भूल गई थी कि लकी अमृत को मारने आया था। वो उसे मारने की खातिर एक रात का भी इंतजार नहीं करना चाहता था। शमशीर ने जो जानकारी निकलवाई थी उसके हिसाब से अवतार और अमृत आज शाम को ईशानी के ठीक होने की खुशी में ये पार्टी देने वाले थे। उन दोनों ने ही कहा था कि वो लकी को कुत्तों को खिला देना चाहते थे, इसलिए लकी यहाँ उनके सामने हाजिर हो गया। जब अमृत ने देखा कि लकी वहां बेहद शांति से खड़ा था तो वो और ज्यादा बेचैन होने लगा। इधर ईशानी की आंखें भी भीड़ में अलग ही चमक रही थी। वो इससे पहले लकी को दूर से देख चुकी थी और उसके बाद में बस उसे वीडियो में ही देखा था। आज बड़े दिनों बाद उसने लकी को इतने पास से देखा था। असली में लकी को देखकर तो उसकी सांसें ही रुक गई थी। आदमी जितना वीडियो में सुंदर दिखता है उससे ज्यादा तो वो हकीकत में दिखता है, ईशानी ने अपने आप से कहा और एक गहरी सांस ली। वो इतनी खुश हो गई थी कि वो ये भूल गई थी कि वो अपने भाई से अभी थोड़ी देर पहले ही लड़ रही थी। वैसे उसे लकी के लिए अपने भाई से लड़ना ठीक भी लग रहा था। अमृत, क्या हुआ? तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? लकी ने फिर से पूछा। सिवाय ईशानी के अब सब लोग अमृत की तरफ देखने लगे। उसके बाद वो लोग लकी की तरफ हीन भावना और गुस्से से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लकी इतनी बदतमीजी के साथ बात क्यों कर रहा था। वो जिस तरह से उन लोगों के सामने खड़ा था ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का हीरो खड़ा हो। उधर एक कोने में तपेश भी खड़ा हुआ था जो ये सब देख रहा था। साथ ही मेडिकल हॉस्पिटल का वो डीन भी वहां मौजूद था जिसे तपेश ने सुबह फटकारा था। उसमें और लकी में बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। जब उसने देखा कि लकी एक जवान लड़का था फिर भी उसका सम्मान नहीं कर रहा था तो उसे इस बात पर गुस्सा आ गया। वो खुद अपने हाथ में वाइन का ग्लास थामे हुए आगे आया और बोला, ये डिनर तपेश जोगियाल ने अरेंज किया है। यहाँ उसकी बेटी के ठीक होने की खुशी में पार्टी मनाई जा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जोगियाल की पार्टी में एक तो इस तरह से घुसे आने की और दूसरी बात हमारे सामने चिल्लाने की। अभी की अभी माफी मांगो वरना यही ढेर कर दिए जाओगे। अच्छा, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उसने अपने बगल में रखा एक ग्लास उठाया और उसमें रखी शराब को सूंघ कर देखने लगा। उसके बाद उसने वो शराब सीधी डीन के चेहरे पर उड़ेल दी। उसका चेहरा और सफेद शर्ट दोनों ही खराब हो गए। तुझे जिंदा रहना है तो यहां से बाहर निकल जा, लकी ने कहा। यह सुनते ही डीन का दिमाग तो और ज्यादा खराब हो गया। इतने में लकी भागते हुए उसकी तरफ आया और उसके गले पर जो ग्लास था वो फूट गया। डीन के गोरे गाल पर से खून बहने लगा। उसके बाद जैसे ही लकी ने उसे एक लाफा लगाया तो वो नीचे जमीन पर जा गिरा। मुझे मारा? मुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? डीन अपनी जगह से खड़ा हुआ और पहले तो लकी को और फिर इधर उधर देखने लगा। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था वैसे वैसे उसकी सांसें उखड़ती चली जा रही थी। कुछ देर बाद तो उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए था और क्या कहना चाहिए था। शहर के इतने बड़े बड़े लोगों के सामने में लकी ने उसकी फजीहत कर दी थी। उसने उसे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तब वो ये कैसे सह सकता था? उसे गुस्सा आया और उसने कुर्सी उठा ली। वो कुर्सी लेकर लकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में उसे पीछे से किसी की आवाज आई। नहीं डीन, रुको। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि ईशानी की ही थी। वो तुरंत ही आगे आकर खड़ी हो गई। घोर सन्नाटे के बीच में उसकी हिल्स की आवाज अलग ही सुनाई दे रही थी। आप डॉक्टर हैं, फाइटर नहीं। अगर आप उसे मारने जाएंगे तो वो आपको और बुरा मारेगा और आपकी और ज्यादा इज्जत खराब हो जाएगी।
इसलिए अच्छा यही है कि आप रुक जाओ, ईशानी ने कहा। डीन उसे गुस्से और हताशा भरी नजरों से देख रहा था। उसने अपनी दांतों को भींचा और जोर से सांस लेने लगा। उसे लगा कि ईशानी उससे कुछ गलत कह रही थी, लेकिन उसे उसकी बात सही भी लग रही थी। लकी खतरनाक तो दिख रहा था। अब उसे क्या करना चाहिए था उसे समझ में नहीं आ रहा था। आखिर में उसने ईशानी की बात मानकर कुर्सी नीचे रख ली, अपने चेहरे पर लगी वाइन और खून को पोंछा और वहां से निकलकर बाहर आ गया। इधर ईशानी भी बहुत नाज के साथ में लकी के सामने आकर खड़ी हो गई। वो लकी की आंखों में देखते हुए बोली, इतने सारे लोगों के बीच में एक तो आपने इतने सीनियर आदमी को इस तरह से मारा और जलील किया, इसके अलावा आपने हमारी अच्छी खासी पार्टी को खराब कर दिया। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ये सब क्यों किया? आप यहाँ बेकार में हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। इधर लकी भी ईशानी की आंखों में देखे जा रहा था। उसकी आंखें सच में बहुत पैनी थी। लकी ने कहा, जितना बात करोगे उतना पार्टी का मजा बिगड़ेगा, इसलिए चुपचाप अमृत को बाहर भेज दो। ईशानी उसके मुंह से इस तरह का जवाब सुनकर थोड़ी हैरान हो गई। वो इतना झिझक गई कि उसने अपनी आंखें तक पीछे खींच ली। अब वो लकी की तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन उसके दिल ही दिल में गुस्सा जरूर आ रहा था। सामने वाले ने उसके भाई के बारे में इस तरह से कहा था जो उसे सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। आपको अमृत ने कब परेशान किया? क्या किया है उसने आपके साथ? उसे ढूंढने के पीछे की वजह बताएंगे, और हाँ, जरा तहजीब से, ईशानी ने पूछा। इस बार लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास में फालतू की बात करने का कोई टाइम नहीं था और उसने सीधा अमृत को खुद ही हॉल में ढूंढना शुरू कर दिया। है कौन तू? कहां चला आ रहा है? इतने में एक जवान आदमी भागता हुआ लकी के पास आया। ये वही था जो अभी थोड़ी देर पहले लकी को मारने का जिम्मा उठाना चाहता था और अब अमृत को बचाने के सपने देख रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई जोगियाल परिवार की तरफ इस तरह से देखने की? उसने कहा और तुरंत अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर लकी के ऊपर तान दी। देखने वालों के मुंह तो खुले के खुले रह गए। अमृत भाई तो बिजी हैं, वो तेरा काम तमाम नहीं कर पाएंगे। आज तो तू मेरे हाथों से ही मरेगा, मरना पड़ेगा तुझे, उस आदमी ने कहा और वो लकी के ऊपर गोली चलाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो लकी को जान से मार देता या ये पार्टी उसकी जिंदगी की आखिरी पार्टी साबित होने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए। लकी को मारने की पूरी योजना बना ली थी, लेकिन उसे ऐसा करने में ईशानी रोक रही थी। ईशानी ने लकी का असली रूप पहले ही देख लिया था और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि लकी कितना खतरनाक था। उसकी ये बात तब सही साबित हो गई जब लकी खुद वहां आ गया और उसने डीन को पीटना भी शुरू कर दिया। डीन ने पहले तो लकी से लड़ने का सोचा, लेकिन ईशानी के समझाने पर वो वहां से निकल गया। इसके बाद में लकी अमृत को ढूंढने लगा, लेकिन इतने में उसके सामने एक आदमी ने बंदूक तान दी। जैसे ही वो उसके ऊपर गोली चलाने ही वाला था कि इतने में लकी ने उसके हाथ से बंदूक छीन ली। उसने ट्रिगर दबाया और गोली उस आदमी के कंधे को चीरती हुई निकल गई। वहां पर जो भी लोग खड़े हुए थे उनका ये देखकर ही दिमाग खराब हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जो वो देख रहे थे वो बहुत अद्भुत था। इसके बाद लकी ने उसे जोर से लात मारी और एक और गोली उसके दूसरे कंधे पर मार दी। उसकी दोनों बाजुओं में से खून बहने लगा। उसे इस हाल में जब वहां के लोगों ने देखा तो पूरे माहौल में अफरा तफरी मच गई। ये सब बहुत तेजी से हो रहा था। अभी तक वो सब लोग लकी की तरफ हल्के में देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा था कि लकी कितना खतरनाक आदमी था। लकी ने बंदूक नीचे की और कहा, बाहर निकालो अमृत को। कहां छुपा कर रखा है इस साले को? इतना डरपोक है क्या वो? बोलो उसे कि यहाँ उसका बड़ा भाई उसका इंतजार कर रहा है। लकी ने कुर्सी खींची और उस पर पैर डालकर बैठ गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई दीवार के सहारे जाकर खड़ा हो गया और बस लकी को देख रहा था। लकी उन सभी के बीच में बैठा हुआ था। जो लोग अभी लकी को मारने की बात कर रहे थे वो अब लकी से नजर तक नहीं मिला पा रहे थे। उधर अमृत लकी को देखते ही हॉल में से गायब हो गया। किसी को मालूम नहीं था कि वो कहां चला गया। खुद अमृत को भी पता नहीं था कि वो कहां चला गया। जब ईशानी ने देखा कि मामला हाथ से निकलने लगा था तो वो खुद आगे आई और मामले को संभालने लगी। लकी, मुझे बताओ तुम अमृत से क्या चाहते हो? मुझसे कहो, मैं उसकी जगह तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूं। लकी ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने बस ऊपर छत की तरफ देखा और कहा, अमृत बाहर निकल। अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गया क्या? नीचे आना। ऊपर बैठने से तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? हाँ, डरपोक साले। जैसे ही लकी ने इतना पर कहा कि इतने में सभी लोगों की नजर ऊपर की तरफ देखने लगी। हर कोई दूसरी मंजिल पर देख रहा था। अमृत रेलिंग के पास में नजर आ रहा था। जब अमृत ने देख लिया कि वो पकड़ा गया था और अब उसके बचने का कोई चारा नहीं था तो उसने कहा, अच्छा
यहाँ लोगों को सबके सामने गोली मारकर मेरी पार्टी खराब करके अपने आप को बहुत हीरो समझ रहा है, लेकिन तू हीरो नहीं है, समझा? अमृत ने कहा और सीढ़ियों से नीचे आने लगा, लेकिन उसके चेहरे के भाव नीचे आते आते काफी अजीब से हो गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी थर थर कांप रहा था। अब देख, तू तो बड़ा हो गया है और बड़े लोग जो करते हैं उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं, समझा? अगर तू अपनी जिम्मेदारी से भागेगा तो लोग तुझे भगोड़ा कहेंगे रे। लकी ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही कहा। वो अभी भी अपना पैर हिला रहा था और आराम से वाइन पी रहा था। ये सुनते ही अमृत का चेहरा लाल हो गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो लकी का चेहरा सुझा दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। उसने सब लोगों के सामने, उसके मेहमानों और उसकी बहन के सामने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। इतने में वो लकी के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने अपनी जेब में से सिगार निकाल ली। उसके बाद उसमें से उसने 2 कश ली और धुआं छोड़ते हुए कहा, तूने दरवाजा तोड़ा, गार्ड को मारा, फिर डीन का मुंह लाल किया और इस बेचारे की बाजू उखाड़ दी। मुझे अच्छा लगा, सच में तेरी ऐसी हिम्मत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तेरे अंदर हिम्मत तो बहुत है, तेरी उम्र और तेरा करेज मैच नहीं करते, लेकिन पता है मेरे पास तेरे जैसे हिम्मत वाले कम से कम 10 और लोग हैं। ये लोग साल भर में ना ऐसे हजारों लोगों को चाकू घोंप देते हैं और गोली मार देते हैं। कितने ही सालों से तो मैंने गिनना ही छोड़ दिया है, इसलिए मेरे लिए ये सब देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मेरा मार पिटाई में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, मुझे इन सब कामों में कोई मजा आता वाता है नहीं, और ये सब गंदे लोगों के काम है। अपनी जिंदगी चलाने के लिए ना अगर किसी को मार पिटाई करनी पड़े तो फिर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? वो आदमी कुछ भी हो, लेकिन मेरे बराबर तो नहीं हो सकता है। अमृत ने कश लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब थोड़ी सी शांति नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब लकी के ऊपर हावी हो गया था। इधर लकी भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा उसकी बातें सुन रहा था। इधर अमृत को लगा कि लकी के पास में उसकी बातों का कोई जवाब था ही नहीं, इसलिए उसने लकी को और ज्यादा उकसाते हुए कहा, क्या हुआ लकी? बस दूसरे कमजोर लोगों पर ही गोलियां चला पाता है क्या? जिंदगी में कुछ बड़ा करना है या नहीं करना है? अगर है हिम्मत तो मेरे ऊपर गोली चलाना, मैं अभी देखता हूँ कि तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। चला गोली। ये सब स्टंट कर लेने से कोई हीरो नहीं बन जाता। तू बाकी लोगों को धोखा दे सकता होगा, लेकिन मेरे जैसे आदमी को धोखा नहीं दे सकता। जब तक मेरी सांसें चल रही है ना, तब तक मैं अपने परिवार के ऊपर तुझे आंख उठाकर भी देखने नहीं दूंगा, और तुझे तो पूरा मैं बर्बाद कर दूंगा, अमृत ने कहा। उसकी आवाज में गजब की भावनाएं नजर आ रही थी। उसकी आवाज सुनकर ही ऐसा लग रहा था जैसे एक रईस घर का बदमाश और बिगड़ाया लड़का बात कर रहा हो, जिसे अपने ताकत के ऊपर बेहिसाब घमंड हो। वहां खड़े सभी लोग अमृत के संदाज के मुरीद हो गए। उन्हें लग रहा था कि लकी अब चाह कर भी उनका कुछ नहीं कर सकता था। उधर लकी अभी भी बस बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं कर रहा था। जब अमृत को लगा कि लकी कुछ नहीं करने वाला था, तो उसने भी एक कुर्सी खींची और उसके ऊपर बैठ गया। फिर उसने इशारे से अपने लिए शराब मंगवा ली। उसके बाद अपने हाथ में एक गिलास लेकर वो धीरे धीरे लकी की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे उसके पास जा रहा था, उसकी आंखों में लकी के लिए हीन भावना बढ़ती जा रही थी। इधर अमृत के साथ में जितने भी लोग थे वो सब तैयार हो चुके थे। हालांकि उन्हें मन ही मन ये भी लगने लगा था कि लकी कुछ नहीं करने वाला था, फिर भी वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जैसे ही अमृत लकी के पास में आया तो लकी ने अपना वाइन का ग्लास नीचे रखा और पूछा, क्या हुआ? बस इतना ही था तेरा? जैसे ही सब लोगों ने लकी के मुंह से ये सुना तो एक बार के लिए सभी फिर से हैरान हो गए। लकी सुधर जा, माफी मांग लेगा तो छोड़ दूंगा, वरना तुझे भी मालूम है ना कि मैं क्या करने वाला हूं। अगर तू ये सोच रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुझे गिरफ्तार करवाऊंगा तो तू गलत सोच रहा है रे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है रे कि पुलिस को फोन करूं, और ना ही यहाँ खड़ा हुआ कोई भी आदमी ना पुलिस को फोन मिलाने वाला है। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ और कोई भी आने वाला है। जब तू उसे देखेगा ना तो तेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। बहुत बड़ा आदमी है वो, अमृत ने कहा। लकी नीचे गर्दन झुकाए बस उसकी बात सुन रहा था। अच्छा, अगर तू किसी आदमी को इस तरह गोली मारता है और वो मर जाता है तो तुझे पता है ना कि कानून इसकी क्या सजा देता है? गोली चलाने वालों को सरकार खुद सूली पे चढ़ा देती है, अमृत ने अपनी उंगली लकी की दिशा में उठाते हुए कहा। वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुका और उसने आगे कहा, और तुझे पता है इसके बाद में तुझे कोई बचाने भी नहीं आने वाला। वैसे भी एक गुंडे की जिंदगी से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, वो चाहे जिए या मरे, लोगों की नजरों में तो वो एक समान ही है। इसलिए अगर मैं तेरी जगह होता तो थोड़ा दिमाग से काम लेता। इससे गोली मारने के बाद मैं यहाँ से अभी तक भाग चुका होता, ना कि यहाँ बैठकर बेवकूफों की तरह फ्री की शराब पी रहा होता। अभी कह रहा हूं, चला जा। अगर तू अभी नहीं गया ना तो तुझे बाद में जाने का मौका नहीं देने वाला हूं, अमृत ने कहा।
लकी अपनी जगह से नहीं हिला। उसने 2 मिनट तक कोई हरकत नहीं की। तो इतने में अमृत ने फोन घुमाया और पुलिस को बुला लिया। थोड़ी देर बाद होटल के बाहर पुलिस के सायरन बजने की आवाज आने लगी। लकी, जो कि अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस अमृत के इस रंग को देख रहा था। उसे लग रहा था कि इस आदमी में जरा भी अकल नहीं थी, लेकिन उसे बस ये शक था कि जैसा वो अमृत के बारे में सोच रहा था, वैसा ही बाकी लोग भी उसके बारे में सोच रहे थे या नहीं। तुझे पता है तू गोबर है, महंगा गोबर, लकी ने कहा और अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर आराम से बैठ गया और अमृत की आंखों में देखने लगा। अमृत को समझ नहीं आ रहा था कि लकी ये क्या कह रहा था। अभी तक तो वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था और अभी अचानक से उसने उससे गोबर कह दिया। ये सुनते ही अमृत का चेहरा देखने लायक था। बाकी लोग जो वहां खड़े थे उन्हें भी यही लग रहा था कि लकी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इधर ईशानी को लकी के मुंह से ये सुनते ही अपने भाई की चिंता होने लगी। उसे लग रहा था कि अब लकी उसके साथ में कुछ खतरनाक करने वाला था। जैसा वहां बैठे हुए लोग लकी को समझ रहे थे वैसा नहीं था। वो उसे देखने में बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। इतने में अमृत ने फिर से अपने सिगार में से एक कश लिया और उसका सारा धुआं लकी के ऊपर छोड़ते हुए कहा, साले, मुझे गोबर कह रहा है, तेरा दिमाग ठीक है या नहीं? साले, ये मत सोच लेना कि अभी पुलिस आ गई है तो तुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी और फिर ज्यादा से ज्यादा तुझे जेल में डाल देगी। असल खेल तो तेरे साथ में जेल में ही शुरू होगा। अगर तुझे दोनों तरफ से डंडे नहीं पड़वाए ना तो मेरा नाम भी अमृत नहीं। हर रोज मरेगा तू, हर रोज मरेगा। अमृत ने बहुत ही तल्ख लहजे में कहा और उसके बाद फिर से कश लेकर उसका सारा धुआं लकी के मुंह पर छोड़ दिया। तभी अमृत के मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ा और उसकी नाक में से खून बहने लगा। वो सिगार जो उसके मुंह में लगा हुआ था वो आधा चपटा हो गया और आधा उसके मुंह में चला गया। कुछ अंगारे उसके मुंह पर लगने की वजह से उसका चेहरा भी जल गया और पूरे चेहरे पर तंबाकू के निशान हो गए। तेरी तो, अमृत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। ठीक इसी वक्त लकी ने नीचे रखी हुई बंदूक उठाई और अमृत के पेट में एक जोरदार लात मार दी। इधर अमृत ने भी नीचे गिरते ही अपनी बंदूक निकाली और फिर से खड़ा हो गया। वो जैसे ही लकी के ऊपर गोली चलाने वाला था कि इतने में लकी ने उसकी दिशा में ब्लेड फेंकना शुरू कर दिया। आह! एक ब्लेड की वजह से अमृत की उंगली कट गई। ये वही उंगली थी जो उसने ट्रिगर के ऊपर रखी हुई थी। जैसे उसने अपनी कटी हुई उंगली को जमीन पर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चेहरे पर राख लगी हुई थी और उंगली में से खून बह रहा था। सच में अमृत की हालत तो देखने लायक थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। उसने नीचे झुककर अपनी उंगली उठाई और जेब में डाल ली। उसके बाद उसने अपने दूसरे हाथ में से बंदूक पकड़ ली और लकी पे निशाना तान दिया। इस बार उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन लकी बिल्कुल शांति से खड़ा था। उसे किसी बात का डर नहीं था। बाकी लोग जो इस दोनों को इस तरह से देख रहे थे उनके तो होश उड़ गए। ईशानी को लग रहा था कि आज वो इन दोनों में से किसी एक को खो देने वाली थी। क्या होने वाला था आगे? कौन बचने वाला था इन दोनों में से जिंदा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिली। लकी अपनी कुर्सी हॉल में लगाकर शांति से बैठ गया था। अमृत उसे कुछ न कुछ सुनाया जा रहा था, लेकिन लकी को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जो भी कहे जा रहा था लकी उसे चुपचाप सुन रहा था। फिर जैसे उसने लकी के मुंह पर सिगार का धुआं छोड़ा तो इतने में लकी को गुस्सा आया और उसने उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली और वो गोली चलाने के लिए तैयार नजर आने लगे। अमृत ने लकी के ऊपर बंदूक तानी हुई थी और वो किसी भी पल में उसके ऊपर गोली चला सकता था। लकी भी तैयार खड़ा था। आखिरकार अमृत ने गोली चला ही दी, लेकिन इतने में लकी ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और उसे बच गया। इसके बाद लकी उसकी तरफ भाग गया और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मार दिया। अमृत थोड़ी दूर जाकर गिर गया। बहुत से लोग जो उसके पास खड़े थे वो सभी डर गए। कुछ महिलाएं तो इतनी डर गई कि वो नीचे जा गिरी। अमृत के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके हाथ से उसकी बंदूक भी नीचे गिर गई और लकी भी धीरे धीरे उसकी दिशा में बढ़ता चला आ रहा था। जैसे ही उसने और एक बार उठने की कोशिश की तो लकी ने फिर से उसकी पेट में लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। वो दर्द के मारे बस तड़पता जा रहा था, गिड़गिड़ाए जा रहा था। उसकी हालत सच में बहुत खराब हो गई। लकी साले, अमृत ने कहा और अचानक से पास में रखी अपनी बंदूक उठा ली और फिर से लकी के ऊपर निशाना लगा दिया। इस बार फिर से उसने बिना हिचके ही लकी के ऊपर निशाना लगा दिया था, लेकिन लकी फिर से बच गया और अमृत के हाथ को बेतरतीबी से कुचलने लगा। लकी! अपने भाई के साथ में ये सब होता हुआ देख ईशानी का दिमाग खराब हुआ और उसने भी बंदूक निकाल ली। वो लकी से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और बंदूक लकी के ऊपर तानी हुई थी। भले ही वो लकी को पसंद करती थी, लेकिन इस बार उसने बिना किसी झिझक के ही लकी के ऊपर निशाना लगा दिया। वो भले ही तेज थी, लेकिन लकी उससे भी ज्यादा तेज था। उसकी गोली चलने से पहले ही लकी गायब हो गया।
गोली सीधा छत पर जा लगी और भीड़ वहां से चिल्लाते हुए भागने लगी। सभी बहुत परेशान नजर आ रहे थे। इधर लकी ने ना जाने कहां से ईशानी के हाथ पर एक ग्लास फेंक दिया, जिसकी वजह से उसके हाथ से बंदूक छूट गई। आखिर में अमृत के बॉडीगार्ड और उसके होटल के गार्ड लकी की तरफ भागने लगे। उन सभी ने अपनी बंदूकें लकी के ऊपर तान दी, लेकिन अब लकी के पास में इतना टाइम नहीं था कि वो उन्हें सबक सिखा सके। इसलिए उसने तुरंत अपनी जेब से एक चाकू निकाला और अमृत के गले पर टिका दिया। ईशानी और बाकी लोगों का लकी को इस तरह से देखकर इतना दिमाग खराब हो गया कि आखिर में उन्हें लकी को छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे कर ली थी। अमृत इस वक्त किसी पालतू जानवर जैसा लग रहा था। चाकू गर्दन पर रखा होने की वजह से वो बुरी तरीके से घबरा रहा था। तुझे मालूम भी है कि जो तू कर रहा है उसका अंजाम क्या होने वाला है? अमृत ने अपनी तरफ से लकी को धमकाने के लिए एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा। अरे तेरे जैसे आदमी को मारने का क्या अंजाम होने वाला है? लकी ने कहा। इसके बाद लकी इधर उधर देखने लगा तो उसे कहीं भी अवतार सिंह नजर नहीं आ रहा था। अमृत को पकड़ने के बीच में अवतार सिंह कहीं गायब हो गया। अब चुपचाप बता कि अवतार सिंह कहाँ है, वरना अंजाम तेरे लिए और ज्यादा खराब हो जाएगा, लकी ने कहा। उसकी आंखें अब और ज्यादा खतरनाक नजर आने लगी। अमृत समझ गया कि अब वो लकी से पंगा नहीं ले सकता था। किसकी हिम्मत हुई जो मेरी पार्टी में घुस आया? कौन है जो मेरे घर के आदमी पर हाथ डाल रहा है? ठीक इसी वक्त फिर से दरवाजा खुला और कम से कम 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग अंदर आ गए। उन सभी के हाथों में मशीन गन थी। उन सबके साथ में आगे एक लड़का खड़ा था और उसके साथ में एक सुंदर सी लड़की भी। ईशानी ने जैसे ही उन लोगों को देखा तो वो काफी खुश हो गई। ये लोग उसके रिश्तेदार थे और वो कब से उनके ही आने का इंतजार कर रहे थे। उनका नाम जयताश और गिन्नी था। उनके साथ में पुलिस का सुपरिटेंडेंट भी था। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने उन लोगों को आते हुए देखा तो सभी बहुत खुश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान में जान आ गई। लकी का काम आज तमाम हो जाने वाला था। सबसे पहले ईशानी आगे आई और उसने आए हुए लोगों को लकी के सारे कांड के बारे में बता दिया। ये सुनते ही सब लोगों के चेहरे देखने लायक हो गए। जयताश सिर्फ लकी की तरफ देख रहा था। हालांकि वो अपना आपा नहीं खो रहा था, लेकिन फिर भी उसका मन तो यही कर रहा था कि अभी के अभी लकी को गोली मार दे। ये अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम है कि तुमने जोगियाल परिवार के ऊपर हाथ डाला है, और वो भी अकेले में। उसके बाद वो अमृत और लकी के पास आया। उसने लकी को घूरते हुए देखा और कहा, इतने सालों में तुम जैसे लोगों से मैं निपट रहा हूं, लेकिन तेरे जैसा आदमी आज मैंने पहली बार देखा है। सुपरिटेंडेंट भी लकी को घूरते हुए देख रहा था। फिर तो चलो बढ़िया ही है, देख लिया। इसके बाद मैं तुम्हें देखने का मौका नहीं देने वाला हूं, लकी ने कहा। बहुत बदतमीज हो, इस बदतमीजी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज तूने मेरे भतीजे के साथ में जो किया ना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुझे। अबे कोशिश करके देख ले, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लकी ने जोर से हंसते हुए कहा। कोशिश करके देख ले। यार ये आदमी तो बहुत ही जाबाज है। सर पकड़ो इसको, और ऐसा पकड़ना कि अब ये छूट ना पाए। ये थाने तक नहीं जाना चाहिए। इसकी फाइल यहीं क्लोज कर दो। और हाँ, अगर तूने मेरे भतीजे को अब हाथ भी लगाया तो जो हाल मैं तेरा करवाने वाला हूं वही हाल मैं तेरे पूरे घर वालों का करवाऊंगा, जयताश ने कहा। कोई उसे धमकी दे, उसे ये गवारा नहीं था, और लकी जैसा आदमी उसे धमकी दे, ये तो उसे बिल्कुल ही गवारा नहीं था। सुपरिटेंडेंट भी अब बेकार में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी सिर्फ एक आवाज पर ढेरों पुलिस वाले लकी को घेर कर खड़े हो गए। जयताश ने भी बंदूक निकाली और लकी के ऊपर तानते हुए कहा, अब छेड़ उसे, मैं अवतार सिंह को ढूंढ रहा हूं, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अबे बेवकूफ आदमी, तेरी अकड़ अभी भी ठंडी नहीं हो रही है। यहाँ तेरी खुद की जिंदगी खत्म होने की कगार पर है और तू अभी अवतार सिंह को ढूंढ रहा है। वो मेरे हाथों मरेगा, और अगर तुम मेरे बीच में आए तो तुम भी मरोगे, इसलिए सोच समझ कर हाथ लगाना, लकी ने बहुत ही शांति के साथ कहा। उसके शांति मिजाज की वजह से जयताश को और ज्यादा चिढ़ हो गई। वो जितना शांत नजर आ रहा था उतना जयताश को गुस्सा आ रहा था। साले तेरी औकात क्या है, हाँ? इतने में जयताश ने कहा और लकी के माथे पर अपनी ठंडी पिस्टल लगा दी। इधर अमृत की भी अपने साथियों को देखकर थोड़ी सी हिम्मत खुल गई थी, और वो भी लकी को मारने की कोशिश में लगा था। अमृत, अपनी जगह से हिलना मत, और मैं 3 तक गिनूंगा। अगर अवतार नहीं मिला तो सोच लेना, लकी ने कहा और जयताश की तरफ देखने लगा। 1 2 3, और इतने में उसने अमृत के गले पर चाकू फेंक दिया। उसकी गर्दन से खून आने लगा था, और इतने में उसने घबराते हुए कहा, अवतार गोवा भाग गया है, वो वहीं से आज शाम को सिंगापुर निकल जाएगा। लकी ने जैसे ही ये सुना तो उसने अपना चाकू हटा लिया
बहुत अच्छे, लकी ने कहा और अपना मोबाइल निकालकर किसी को फोन मिलाने लगा। इतने में जयताश ने पिस्टल निकाला और लकी को गोली मार दी। लकी उसके लिए भी तैयार था, इसलिए उसने अमृत को खींचकर खड़ा कर दिया। गोली सीधी अमृत के कंधे में लगी और उसके कंधे में से खून आने लगा। रुको! इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। जैसे ही लोगों ने उस आवाज को सुना तो सब लोग पीछे की तरफ पलट कर देखने लगे। नीली ड्रेस में एक बेहद सुंदर सी महिला वहां आकर खड़ी हो गई थी। वो दिखने में काफी सुंदर नजर आ रही थी और लंबी भी, और उसने हाई हिल्स पहन रखी थी। उसे देखकर ढेर सारी महिलाओं को काफी छोटा महसूस हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं था। वो लड़की सभी लोगों को देखने लगी थी और उससे नजर मिलते ही बाकी लोगों की नजर नीची हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई महारानी उन लोगों के बीच में आकर बैठ गई थी। कौन है ये? और इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये लकी की तरफ है, कुछ लोगों ने कहा जो उसके पास में खड़े हुए थे। इधर सुपरिटेंडेंट ने उसे पहचान लिया। जैसे उसने उस लड़की को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी हुई थी। शबाना मैडम, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? हमने पहले ही सुपरिटेंडेंट साहब को बुला लिया था। अगर आपने मुझे बताया होता कि आप खुद आने वाली हैं तो मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज देता। वैसे यहाँ का काम हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जयताश ने कहा। शबाना वहां आकर खड़ी हो गई थी। वो इस साल खूब चर्चा में थी। उसने एक साथ में कई सारे बड़े केस सॉल्व कर दिए थे। वो केवल पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जानी मानी अफसर कहलाने लगी थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसका प्रमोशन भी हुआ था। सुपरिटेंडेंट उसके नीचे काम करता था और जयताश खुद भी शबाना को जानता था। इनका नाम लकी और ये मेरे दोस्त हैं। आप इनके ऊपर गोली क्यों चला रहे हैं? शबाना ने लकी के पास आते हुए पूछा। जैसे उसने ये कहा तो उसकी बात सुनकर सब लोगों का दिमाग खराब हो गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी उसका दोस्त था। जयताश के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। ना सिर्फ जयताश बल्कि बाकी लोगों की भी लगभग यही हालत थी। अमृत और ईशानी भी पहले से ही शबाना को जानते थे और उन्हें यह भी पता था कि वो किस तरह की अफसर थी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि लकी उसका दोस्त था। ऐसा कैसे हो सकता था? शबाना तो खानदानी लड़की थी। वो एक बड़े परिवार से आती थी और खुद भी एक बड़ी रैंक पर बैठी थी। ऐसे में लकी उसका दोस्त कैसे हो सकता था? अब लोगों को लकी को देखने का नजरिया बदल गया। अमृत को वो सारे शब्द याद आ रहे थे जो उसने लकी से अभी कहे थे। शबाना मैडम, इसने मेरे भतीजे के ऊपर जानलेवा हमला किया है। यहाँ आपके सामने जितने भी लोग खड़े हैं ना, उन सब ने अपनी आंखों से ये होते हुए देखा है। हमने भी अपनी बंदूकें इसलिए उठा रखी है ताकि इस पागल से हम अपनी जान बचा सकें। सेल्फ डिफेंस का तो हमारा भी अधिकार है ना मैडम, जयताश ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। उसने चालाकी से गवाही देने के लिए उन सभी लोगों को अपने साथ में शामिल कर लिया था। उसे पता था कि शबाना एक बड़ी अफसर थी, लेकिन उसे निपटा ना जा सके वो इतनी भी बड़ी ना थी। लकी, मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मेरे स्टाफ ने तुमसे बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर देना, शबाना ने कहा। जब उसने देखा कि जयताश लकी को फिजूल में फंसाने की कोशिश कर रहा था तो उसने आगे से उसे बचाने की कोशिश करते हुए कहा। वो बात करते हुए लकी के चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे पर ढेर सारे घाव हुए हुए थे। लकी के घाव देखकर उसका दिल दुख रहा था और वो चाहकर भी लकी के लिए उसके दिल में जो चिंता थी उसे अपनी आंखों से छिपा नहीं पा रही थी। बाकी लोगों को शायद शबाना की आंखों में वो सब नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ईशानी ने उसे देख लिया। वो तुरंत समझ गई थी कि शबाना यहाँ आखिर क्यों आई थी। लकी भी उसे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस ये लोग थोड़ा शोर मचा रहे थे, बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लकी ने कहा। और फिर जयताश की तरफ देखते हुए कहा, यह आदमी जो कह रहा है वो झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर ये रुका नहीं तो मैं ऐसा जरूर कर दूंगा, लकी ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसे जान से मार देता? क्या शबाना उसे वक्त रहते यहाँ से ले जा पाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को लकी के ऊपर बंदूक तमली दी थी और वो उसे किसी भी पल गोली मार सकता था। इस काम के लिए वो अपने साथ में पुलिस को भी लेकर आया था। वो लकी से अमृत को छोड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन लकी के ऊपर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। जब लकी ने अमृत का गला रेत कर उससे अवतार सिंह का पता पूछा तो इतने में सुपरिटेंडेंट ने अपने बाकी साथियों के साथ में लकी को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन इतने में वहां शबाना आ गई। जैसे ही उसने कहा कि लकी उसका दोस्त है तो सब हैरान हो गए। वो लकी को इतनी आसानी से नहीं फंसने देने वाली थी। इधर लकी भी जयताश को धमकी दे रहा था। उसकी आवाज सुनकर जयताश ऊपर से नीचे तक कांप उठा। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उससे ठीक से खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था। साले, जयताश अपनी जुबान का ध्यान रखो। ये क्या बोल रहे हो? मैं यहां खड़ी हुई हूं ना,
पूरा केस अब मेरे अंडर आता है और ऐसे में मैं तुम्हें अंदर करवा सकती हूँ। सुप्रिटेंडेंट, इन सब लोगों को लेकर थाने में चलो, मैं वहीं आ रही हूँ, शबाना ने कहा। लकी के लिए इस तरह की बात सुनकर वो गुस्से में आ गई। जी मैडम, सुप्रिटेंडेंट ने कहा। वो उसकी बात को किसी हाल में नहीं डाल सकता था। इतने में पुलिस वाले सबसे पहले भागते हुए लकी के पास में आए और उसे कंधे से पकड़कर नीचे बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया। जैसे ही शबाना ने यह देखा तो उसने लकी के मुंह पर से कपड़ा हटवा दिया और पुलिस वालों से उसे छोड़ने का इशारा कर दिया। लकी को उन लोगों की इस हरकत के ऊपर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी जब वो पुलिस वालों के बीच में खड़ा था तो उसने कुछ नहीं कहा। अब तू बचने वाला नहीं है, जयताश ने कहा। उसे लग रहा था कि अब शबाना के होने के बाद भी लकी को सुप्रिटेंडेंट से कोई नहीं बचा पाएगा। एक बार वो थाने पहुंच जाता तो उसके बाद तो जयताश आराम से वो काम कर देता जो वो लकी के साथ में करना चाहता था। मैंने कहा यहां पर जितने भी लोग हैं उन सबको थाने लेकर चलो। जयताश, आप भी, शबाना ने फिर से सुप्रिटेंडेंट की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही शबाना के मुंह से ये शब्द निकले तो इतने में वहां खड़े हुए लोगों के मुंह देखने लायक हो गए। जयताश जैसे आदमी को पुलिस अपने साथ उठाकर ले जा रही थी, वो यहाँ का एक बहुत बड़ा आदमी था। कुछ सुप्रिटेंडेंट उसके सामने नजर नीचे रखकर बात किया करता और ऐसे में शबाना उसे गिरफ्तार कर रही थी। शबाना मैडम, मुझे लगता है ये ठीक नहीं हो रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझे भी गिरफ्तार करने के लिए कह रही हैं? आप सच में मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती हैं? जयताश ने पूछा। उसे यह सुनकर ना सिर्फ हैरानी हो रही थी बल्कि साथ में गुस्सा भी आ रहा था। इतने में वो लड़की भी शबाना से बहस करने के लिए बीच में आ गई। माहौल में तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। इतने में उस लड़की ने बंदूक निकाली और सीधा फायर कर दी। वो यहाँ अपनी थाक दिखाने की कोशिश में लगी हुई थी। उसे बचपन से ही यही सिखाया गया कि उन्हें जो चाहे हो जाए, लेकिन किसी भी पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं। अचानक से शबाना के चेहरे का रंग बदल गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा था। बंदूकें उठाओ और सीधा इस लड़की के ऊपर निशाना लगाओ और गिरफ्तार करो इस आदमी को। अगर ये अपने आप को सरेंडर नहीं करता तो अभी के अभी से गोली मार दो, शबाना ने जोरदार आवाज में कहा। जयताशी, इससे कहिए कि बंदूक नीचे कर ले, वरना हमें मजबूरन इसे भी अपने साथ में उठाकर ले जाना पड़ेगा, सुप्रिटेंडेंट ने अपनी तरफ से जयताश को समझाते हुए कहा। मैं आखिरी बार कह रही हूं, बंदूक नीचे करो, शबाना ने फिर से कहा। लेकिन उस लड़की की आंखों में तो जैसे अंगारे धधक रहे थे। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं देखा था जब उसके परिवार के साथ में इस तरह की चीजें हो रही थी। वो बस पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी और बंदूक नीचे रखने को तैयार ही नहीं हो रही थी। उल्टा उसने उसे और ज्यादा कसकर पकड़ लिया और आसपास खड़े हुए सभी लोगों को खतरनाक नजरों से देख रही थी। इतने में शबाना ने तुरंत अपनी ड्रेस में से एक पिस्टल निकाली और सीधा उस लड़की के ऊपर बिना किसी हिचक के गोली चला दी। वो लड़की दर्द के मारे चिल्ला उठी। गोली सीधी उसकी कलाई में जा लगी और बंदूक उसके हाथ में से छूटकर नीचे गिर गई। लेकर जाओ इसे भी, शबाना ने कहा। उसकी आवाज का वजन और ज्यादा बढ़ गया था। सारा हॉल अब उससे कांप रहा था। जोगियाल परिवार की हालत काफी खराब हो गई। यही कारण था कि इतनी कम उम्र में होने के बाद भी शबाना आज इतने बड़े पद पर बैठी हुई थी। उसके पास बचपन से ही वो गुण थे जिसकी वजह से उसे डर नहीं लगता था, जबकि उसकी हिम्मत के आगे बड़े बड़े लोग घुटने टेकते थे। लकी के अलावा वो खुद अपनी जिंदगी में किसी से नहीं डरती थी। उसने जैसे ही वहां खड़े हुए पुलिस वालों को देखा तो इतने में उन लोगों ने जोगियाल परिवार के सभी लोगों के हाथ में हथकड़ी पहना दी और उन्हें अपने साथ में दरवाजे से बाहर ले आए। जयताश का चेहरा बुरी तरीके से उतर गया था। वो अपना चेहरा चाहकर भी लोगों को नहीं दिखा पा रहा था। उसके हाथ में हथकड़ी थी और सभी बड़े लोग उसे इसी हाल में जेल जाता हुआ देख रहे थे। अब उसे अपने भविष्य का डर सताने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले वक्त में ये सब लोग उसे कैसे देखने वाले थे। जब सुप्रिटेंडेंट ने जयताश के चेहरे पर मास्क पहनाया ताकि लोग उसका चेहरा ना देख सकें, तो शबाना ने बीच में ही रुककर उसका वो मास्क भी उतरवा दिया। वैसे कैसे उसे मास्क पहनने दे सकती थी। लोगों ने जयताश और जोगियाल परिवार के बाकी लोगों के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। वो सभी आवाजें खुद जयताश के कानों में भी पड़ रही थी। उन्हें सुनकर उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चाहकर कुछ नहीं कर सकता था। उधर अमृत भी उनके साथ चला जा रहा था। उनके घाव में से अभी भी खून आ रहा था। शबाना मैडम, मैं कुछ कहना चाहता हूं, अमृत ने बहुत ही कमजोर सी आवाज में कहा। आप बताओ क्या कहना चाहते हो, शबाना ने बिना उसकी बात पर ध्यान देते हुए पूछा। आपने हम सबको तो हथकड़ी पहना दी है, तो फिर इसे क्यों छोड़ दिया? इसे भी तो हथकड़ी पहनाओ ना, अमृत ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। शबाना ने सभी को हथकड़ी पहनाई थी, लेकिन लकी के हाथ को खुला छोड़ दिया था। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसे हथकड़ी पहनानी है और किसे नहीं? हाँ, शबाना ने अमृत को फटकारते हुए कहा।
उसका ऐसा जवाब सुनते ही दोनों ने चुपचाप अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। उन दोनों में से किसी की भी ऊपर देखने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी, लेकिन लकी का ध्यान उन लोगों की बहस के ऊपर भी नहीं था। वो उन लोगों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो बस शांति से चले जा रहा था और अपनी सांस पर ध्यान दे रहा था। उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि आज वो यहाँ जो काम करने के लिए आया था उसे पूरा नहीं कर पाया। अगर शबाना बीच में नहीं आई होती तो वो इन सभी लोगों को अब तक खत्म करके अवतार के पास जा चुका होता। शबाना खुद लकी को ऐसे देखकर घबरा रही थी। उसे साथ ही इस चीज से भी डर लग रहा था कि जोगियाल को गिरफ्तार करने के बाद उसे हर कोने से ढेर सारे फोन आने वाले थे और सभी उन्हें छुड़वाने की बात करने वाले थे। लेकिन लकी के लिए तो वो उन लोगों से भी निपट सकती थी। थोड़ी देर बाद में वो सभी लोगों को पुलिस स्टेशन लाकर ठंडी बेंच पर बैठा चुकी थी। थोड़ी देर में जब उन लोगों ने छूट जाने के लिए शोर मचाना शुरू किया तो शबाना ने उस सभी को उठाया और सीधा जेल में बंद कर दिया। उधर उसने लकी के लिए एक अलग कमरे का इंतजाम करके रखा हुआ था। लकी वहां आराम से लेटा हुआ था और उसे खाने के लिए भी बहुत अच्छी चीजें मिल रही थी। शबाना अपनी जेब से उसके लिए खाना मंगवाकर उसे खिलवा रही थी। उसे बाकी लोगों के फोन आने शुरू हो गए और सब उसके ऊपर दबाव बनाने लगे। हालांकि शबाना शांति से उन लोगों से बात कर रही थी और अपनी बात पर टिकी हुई भी थी, लेकिन फिर भी बड़े लोगों से उसे भी थोड़ा बहुत डर लगना शुरू हो गया था। उसे अपने प्रमोशन या नौकरी की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे लकी की सुरक्षा की चिंता थी। लकी ने बहुत लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी और ऐसे में ये सब लोग उसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। 2032 तुम सो गए क्या? शबाना ने कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटाया और फिर आवाज देते हुए कहा। इधर लकी ने उसकी आवाज सुनी और अपनी आंखें खोलकर कहा, शबाना मैडम, आप अंदर आ सकती हो। क्यों, अंदर कुछ हुआ है क्या? इतने में शबाना ने बाहर से पूछा। उसकी आंखें लकी का बुलावा सुनकर बड़ी हो गई। लकी को भी लगा शायद शबाना के मन में उस रात के दृश्य चलने लगे थे जब उन दोनों के होठों ने एक दूसरे को पहली बार छुआ था। अच्छा, तुम अंदर चूहों से जरा बचकर रहना, वहां पलंग के नीचे ढेर सारे चूहे घूमते रहते हैं। अभी वहां कोई चूहा तो नहीं है, देखो जरा, शबाना ने पूछा। लकी भी बहुत चालाक था। वो खिड़की से बाहर खड़ी हुई शबाना को देख रहा था। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितनी अनकंफर्टेबल नजर आ रही थी। जी नहीं, यहां तो कुछ नहीं दिख रहा, लकी ने कहा। इतने में उसके कमरे के दरवाजे में से अचानक से चाबी लगने की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। सामने शबाना खड़ी थी। ठीक है, तो अब तुम जल्दी से सो जाओ और कल मैं जो भी कुछ पूछूं उसका सच सच जवाब देना, शबाना ने कहा और तुरंत वहां से निकल गई। लेकिन जाते जाते वो लकी की दिशा में कुछ चाबियां उछाल गई थी। उसमें से एक चाबी के ऊपर टेप लगी थी और लकी उसे देखते ही समझ गया कि ये उसी कमरे की चाबी थी जिसमें लकी रुका हुआ था। थोड़ी देर के बाद में लकी को शबाना की बात का असली मतलब समझ आने लगा। वो उसे जताना चाहती थी कि वो बहुत खतरनाक स्थिति में था, या उसकी जान को खतरा था और इसलिए वो लकी को यहां से भगा देना चाहती थी। लेकिन अगर जोगियाल परिवार से पंगा लेना इतनी ही बड़ी बात थी तो लकी यहां से भागकर बाहर जाने पर भी सुरक्षित तो नहीं रहने वाला था। तो फिर शबाना का चाबी देने का फायदा क्या निकला? लकी यही सोचकर मुस्कुरा रहा था। वो अपनी जिंदगी में पहली बार जेल तोड़कर भागने वाला था। शबाना ने बाहर से जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। इधर से लकी ने दरवाजे में चाबी लगाई और धीरे से उसे खोल दिया। इसके बाद लकी वहां से निकला और एक दो दरवाजों को पार किया और सीधा पुलिस स्टेशन से गायब हो गया। अजीब बात यह थी कि जब वो भाग रहा था तो कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। पूरा थाना जैसे सो गया था। लकी दरवाजे से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। अचानक से उसे सड़क पर सामने से एक गाड़ी आती हुई नजर आई। ड्राइवर ने गाड़ी को लकी के सामने लाकर खड़ा कर दिया और पूछा, क्या आप लकी हैं? उसकी आवाज में शालीनता नजर आ रही थी। हाँ हाँ, बताओ क्या हुआ, लकी ने पूछा। लकी जी, आप गाड़ी में बैठ जाओ, मैडम ने आपको पिक करने के लिए कहा था, ड्राइवर ने कहा। उसकी आवाज में लकी को एक बेचैनी सी नजर आ रही थी और वो काफी डरा हुआ भी लग रहा था। वो बात लकी से कर रहा था, लेकिन उससे बात करते वक्त वो लगातार बस आसपास ही देखे जा रहा था। वो लकी के सामने नहीं देख पा रहा था। क्या नाम है तुम्हारी मैडम का? लकी ने अपनी जगह पर सीधा खड़े होते हुए से ये सवाल किया। वो काफी शांत नजर आ रहा था। लकी सर, शबाना मैडम ने कहा था कि अब आपका पटना में रहना काफी मुश्किल है। वो चाहती हैं कि आप या तो दिल्ली चले जाओ या फिर अपने आश्रम चले जाओ। वो आपको यहाँ नहीं देखना चाहती हैं। उन्होंने आपको आपके नए सफर के लिए ऑल द बेस्ट भी कहा है, ड्राइवर ने कहा। लकी को ये बात सुनकर बुरा लगा। वो यहाँ से ऐसे भाग कर नहीं जाना चाहता था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। कहाँ चलना है सर? ड्राइवर ने पूछा। अब लकी इस बात का क्या जवाब देने वाला था? कहाँ ले जाने वाली थी उसे ये गाड़ी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर। सिर्फ लकी के साथ में शबाना बाकी लोगों को भी अपने साथ में गिरफ्तार करके ले आई थी।
उसने बाकी लोगों के हाथ में तो हथकड़ी डाल दी थी, लेकिन लकी के हाथों को उसने खुला छोड़ दिया था। इसके बाद शबाना ने लकी को जिस कमरे में बंद किया था उसकी चाबी भी उसे ही दे दी थी। लकी उसका इशारा समझ गया और वहां से भाग निकला। जैसे ही वो बाहर आया तो उसने देखा कि एक गाड़ी उसे लेने के लिए खड़ी हुई थी। वो शबाना ने भेजी थी। लकी गाड़ी में बैठ गया। सर, आपने बताया नहीं कि जाना कहाँ है? वापस मेरे स्कूल ही ले लो, लकी ने कहा। वो यहां से कहीं भाग कर नहीं जाने वाला था। वो बस अपने घर जाकर आराम की नींद लेना चाहता था। वैसे भी दिन भर इतनी मेहनत करके वो काफी थक चुका था। शबाना ऊपर खड़ी चुपके से उसके गाड़ी को देख रही थी जिसमें लकी बैठा हुआ था। जैसे ही लकी की गाड़ी आगे बढ़ी तो इतने में शबाना भी नीचे उतर आई और एक राहत की सांस ली। उसके बाद उसने पर्दा लगा लिया। अपने करियर में उसने आज पहली बार इस तरह का कोई काम किया था। उसने ये कसम खाई थी कि ये पहली और आखिरी बार था जब वो कोई ऐसा कुछ काम कर रही थी। वो भले ही कानून मानने वाली थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि वो कानून तोड़ नहीं सकती थी। वो जानती थी कि जोगियाल परिवार ने लकी के ऊपर हमला किया होगा और उसके बाद लकी ने उसके ऊपर हाथ उठाया होगा। अब अगर शेर बकरी को खाना चाहे और बकरी उससे बचने के लिए उसे पत्थर मार दे तो इसमें बकरी को कहां से दोष देना सही है? शबाना की नजर में जोगियाल परिवार वही शेर था। उनका पूरे बिहार में एक तरफा राज चलता और उन्होंने ना जाने कितने गुनाह किए थे, लेकिन कोई भी उन्हें काबू में नहीं ला पाए। ठीक इसी वक्त फिर से शबाना का फोन बजा। अपने ख्यालों में खोई शबाना फिर से असल जिंदगी में वापस आई और उसने फोन उठाया। हेलो शबाना मैडम, मैंने सुना है आपने जयताश जोगियाल को गिरफ्तार किया है। हाँ, उसके ऊपर दूसरे लोगों को भड़काने का आरोप है। वो लोगों को भड़काता है और उनसे खून करवाता है, इसलिए हमने अभी उसे गिरफ्तार किया हुआ है। जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। शबाना उस आदमी की आवाज सुनते ही तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। सामने से कोई बहुत बड़ा आदमी बात कर रहा था। वो भी जयताश के बारे में पता लगवाना चाह रहा था। जी नहीं, किसी ट्रायल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बात को भी यही खत्म कर दो। इस बारे में पब्लिक या प्रेस में कोई स्टेटमेंट भी मत जारी करना। बात समझ में आई? उधर से एक सीनियर अधिकारी ने कहा। लेकिन सर, शबाना ने कहा, लेकिन उसकी बात को बीच में ही उस आदमी ने काटा और बोला, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। सर, आप जो कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। ट्रायल रोकने का हमारे पास कोई राइट ही नहीं है, शबाना ने कहा। अगर सामने वाला आदमी अड़ा हुआ था तो शबाना भी इतनी आसानी से ढील नहीं देने वाली थी। हाँ, भले ही उसने लकी को ऐसे ही जाने दिया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वो इसी तरह से सभी लोगों को छोड़ देने वाली थी। और लकी को भी उसने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे छोड़ा जाना चाहिए था। इसके पीछे का कारण ये नहीं था कि वो लकी को पसंद किया करती थी। अगर लकी क्रिमिनल होता तो वो उसे भी कभी माफ नहीं करने वाली थी। जयताश और अमृत इन दिनों बहुत सुर्खियों में रहा करते थे। उन दोनों ने ही पटना और बिहार में बहुत आतंक मचा रखा था। ऐसे में वो कब से इस मौके की तलाश में थी जहां वो एक साथ इन दोनों को गिरफ्तार कर सके और इन्हें कोर्ट में पेश करवा सके। उनमें और लकी में तो जमीन आसमान का फर्क था। तो मतलब तुम मेरी बात मानने से मना कर रही हो? सामने वाले आदमी की आवाज में एक अजीब सी चिढ़ नजर आ रही थी। जी नहीं सर, मैं सिर्फ कानून की बात को मानने के लिए मजबूर हूं, शबाना ने ठंडे लहजे में कहा। उसके लिए नियम से बढ़कर और कुछ नहीं था। फोन पर 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। अब कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। देखो शबाना, मेरे ऊपर प्रेशर है, इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कहने के लिए। और वैसे भी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये केस तुम्हारे हाथ से ले लूंगा। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती सर, आई एम सॉरी, शबाना ने कहा। वो नहीं सुनना चाहती थी कि उस आदमी के ऊपर कौन प्रेशर बना रहा था और कहां से प्रेशर बना रहा था। ना ही अपनी तरफ से वो इस केस के बारे में कोई जानकारी देना चाहती थी। अगर ऐसी ही बात है मिस शबाना, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अभी के अभी इस ऑफिस से बाहर कर रहा हूँ। तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर बाद में तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तुम अभी के अभी पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट छोड़कर ट्रैफिक पुलिस टीम को हैंडल करोगी। तुम्हारी इस जगह पर अब सुपरिटेंडेंट आकर बैठेगा, इसलिए तुम्हारे पास में जो भी चार्जेस हैं उन्हें तो उस आदमी के हवाले करो और चुपचाप अपने घर चली जाओ। उस आदमी ने घर फोन काट दिया। शबाना जानती थी कि उसके साथ ऐसा हो सकता था। वो पहले से इस चीज के लिए तैयार भी थी। ऐसे में उसने गहरी सांस ली और अपने सारे कागजातों को समेटना शुरू कर दिया।
5 मिनट से भी कम वक्त के अंदर में सुपरिटेंडेंट उसके ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया और उसके ऑफिस खाली करने का इंतजार करने लगा। शबाना जानती थी कि ये आदमी उसे आज रात को भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देना चाहता था, इसलिए उसे अभी के अभी ऑफिस छोड़ना होगा। अब शबाना के पास में जैताश या अमृत से सवाल जवाब करने का कोई मौका नहीं रह गया। उधर जब शबाना को उसके दफ्तर से निकाल दिया गया तो उधर लकी आराम से अपने घर में आकर सो गया। सबसे पहले उसने दवाई से अपने घाव को साफ किया और उसके बाद में सो गया, लेकिन उसे नींद काफी देर से आई। तब तक वो बस करवट ही बदलता जा रहा था, लेकिन एक बार जब उसे नींद आई तो फिर वो सीधा अगले दिन ही उठा। काफी दिनों बाद में उसे इतना सुकून आया था और इतने सुकून से वो सो पाया था। अगली सुबह कब हुई इस बात का उसे कोई अंदाजा नहीं हुआ। जैसे ही लकी ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो देखा कि शमशीर नीचे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसने सुबह लकी को फोन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन नींद में होने की वजह से लकी उसका फोन नहीं उठा पाया। इधर जैसे ही धूप खाने के लिए लकी ने खिड़की खोली तो इतने में शमशीर की आवाज आई, उठ गए? अरे शमशीर भाई आओ ना। लकी ने उन्हें अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हारी चोट कैसी है? मैं तो इसलिए आया था ताकि तुम्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले चलूं। चाकू के घाव को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हें अपना और अपनी चोट का जरा ध्यान रखना चाहिए। शमशीर ने अंदर आते हुए कहा, अरे आपने इतनी चिंता की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन प्लीज आप इस बारे में राधिका को कुछ मत बताना, बेकार में परेशान हो जाएगी। लकी ने कहा, अरे मुझे पता है, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। चलो अब मुझे दिखाओ तुम्हारा घाव कैसा है, देखो जरा मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्या? शमशीर ने कहा और झुककर लकी की पीठ के घाव को देखने लगा। जैसे ही उसने घाव देखा तो हैरान हो गया। लकी, तुम्हारा शरीर तो बाकी लोगों से काफी अलग है। अगर कोई उन्हें चाकू मार देता तो वो 1 महीने तक ठीक नहीं हो पाते, लेकिन तुम्हारा घाव तो 1 दिन में काफी अच्छे से भर गया है। ये कैसा जादू है? शमशीर ने लकी से पूछा। ये देखकर उसके दिल में लकी के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। अरे नहीं, वो तो बस मैंने इस पर रात को सोने से पहले ना थोड़ी सी दवा लगा ली थी, शायद उसी की वजह से ठीक हो गया। लकी ने कहा। वो दवाई के बारे में शमशीर से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। अरे क्या लकी, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे भाई कहकर बुला रहे थे और अब मुझे अंकल कहकर। क्यों मुझे मेरी उम्र के बारे में याद दिला रहे हो भाई? ऐसे तो मेरी कमजोरी पर वार मत करो। भले ही मैं अंकल हो गया हूं, लेकिन तुम्हें जब भी जहां भी जैसी भी जरूरत लगेगी ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। वैसे भी तो मेरे ऊपर बहुत एहसान है तुम्हारे। अगर तुम नहीं होते तो मेरी जिया मुझे कभी वापस नहीं मिलती यार, शमशीर ने कहा। लकी भी उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। शमशीर लकी से बहुत सीधी बात किया करता और वो कभी झूठी भावनाएं नहीं दिखाता था। उसे जो महसूस होता था वो वही कहता था, लेकिन इधर लकी को यह सब काफी अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी की जिंदगी में यह शमशीर कहां से आ गया। और कल जो उसने अमित के घर पर कारनामा दिखाया था वो तो पृथ्वीराज भी नहीं कर सकते थे। भाई तुम्हें एक चीज पता है? अचानक से शमशीर ने पूछ लिया। क्या चीज भाई, बताओ, लकी ने पूछा। जसवंत हमारे कारवां का साथी था ना, और बाद में उसने कारवां को ही धोखा दे दिया, शमशीर ने कहा। कारवां? जसवंत? लकी उन सब का नाम सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शमशीर किस बारे में बात कर रहा था। अचानक से उसे याद आया कि जसवंत तो अमित के पिता का नाम था और शायद कारवां किसी गैंग का नाम था। हाँ, उसने हमारा कारवां ग्रुप छोड़ा और बाद में अपना नाम बदल कर ना जसवंत कर लिया। इससे पहले तो उसका नाम विमल हुआ करता था और उसे ग्रुप में ना ज्यादा कोई पूछता भी नहीं था। बाद में उसने हमारे ही नियम को तोड़ा और सीधा ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया। उसे जुआ खेलने की बहुत भारी लत लगी हुई थी। इतना बड़ा जुआरी था कि वो अपनी इस लत के लिए ना अपनी पत्नी और बच्चों को भी बेच सकता था। मुझे तो वो आदमी जरा भी पसंद नहीं। बाद में पता नहीं कैसे वो इन डॉक्टर्स से जुड़ गया और इन्होंने भी ना उसे अपना साथी बना लिया। हर बार वो ऐसी हरकत करता है, हर बार वो ऐसे ही कुछ ना कुछ गलत करता है। मुझे नहीं लगता हमें उस जैसे आदमी के चले जाने का ना शोक मनाना चाहिए। शमशीर ने अमित के पिता के बारे में ये सारी जानकारी देते हुए कहा। शायद वो लकी को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि लकी को उसके चक्कर में बेकार में परेशान होने की जरूरत नहीं थी। बाप रे, अमित की किस्मत कितनी खराब है, लकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं था कि उसके पिता इस तरह के आदमी निकलेंगे। लकी के ऊपर तो उनका इतना बड़ा इंप्रेशन था, लेकिन एक ही झटके में वो सारा इंप्रेशन बिखर गया।
शमशीर भाई, आज मुझे भी थोड़ा सा काम है। जब लकी और शमशीर बात कर ही रहे थे तो इतने में लकी के मन में शबाना और जोगियाल परिवार के बीच क्या हो रहा था वो सब घूमने लगा। उसे इस बात का तो पहले से अंदाजा हो गया था कि उसकी वजह से ऑफिस में और पुलिस डिपार्टमेंट में पहले ही बहुत बवाल हो गया था। जब शमशीर ने उससे कल रात के बारे में पूछा तो लकी ने उसे सब कुछ बता दिया और आखिर में शमशीर ने कहा, अमृत जोगियाल एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी है। उसे लगता है उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है तो बाप की आड़ में ना वो चाहे जो कुछ कर सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो मैं ही सॉल्व कर दूंगा, बस मुझे एक मौका मिलने दो, शमशीर ने कहा। उसकी आवाज़ ही सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे जोगियाल परिवार से काफ़ी कोफ्त थी और वो उन्हें ख़त्म कर देना चाहता था। ठीक इसी वक्त लकी का फ़ोन बजने लगा। उसने उठाया तो उधर से पृथ्वीराज की आवाज़ आई, लकी, अवतार को ब्लॉक कर लिया गया है। कल रात जब लकी वहां से आया तो उसने सबसे पहले अवतार के बारे में पृथ्वीराज को बता दिया था। अवतार काफी चालाक था। वो अपनी शिप लेकर सिंगापुर जाने के लिए रवाना हो गया था, लेकिन पृथ्वीराज ने अपने लोगों के साथ मिलकर उसके जहाज को बीच में ही घेर लिया था। अब उसके पास में आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसके सारे आदमियों को मार दिया गया था और अब बस अवतार ही बाकी था। वो लोग चाहते थे कि अवतार को खत्म करने का काम लकी खुद अपने हाथों से करे। लकी उसे मारने के लिए जयंत के दिए हुए पते पर पहुंच गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी सच में उसे मार देता या उसे अवतार को बीच में ही छोड़ना पड़ जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर। लकी शबाना से छूटकर अपने घर पर आ गया था। वो रात भर आराम से सोया और सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शमशीर उसकी खिड़की के बाहर खड़ा था। लकी ने उसे अंदर बुला लिया और फिर दोनों की इधर उधर की बातें होने लगी। इतने में लकी को पृथ्वीराज का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अवतार को पकड़ लिया था। लकी जयंत के दिए हुए पते पर अवतार से निपटने के लिए चला गया। तुम उसे कैसे मारना चाहते हो? तुम बोलो तो मैं तुम्हें बंदूक दिलवा दूं, जयंत ने पूछा। नहीं, मैं तो उसे बोल बोल कर ही मार दूंगा लकी ने कहा और हंसने लगा। जयंत के माथे पर लेकिन पसीना साफ नजर आ रहा था। वो देख पा रहा था कि अवतार सिंह एक बड़े ग्रुप का प्रेसिडेंट था और ऐसे में उसे जल्द से जल्द मारना बहुत जरूरी था, वरना अगर यह खबर बाकी लोगों में फैल जाती तो उसके लिए सभी को जवाब देना बहुत मुश्किल हो सकता था। जैसे ही जयंत ने लकी को बंदूक दी और लकी उसे लेकर अवतार के पास गया तो इतने में अवतार ने लकी से कहा, लकी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, अवतार ने कहा। बात करते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। लकी उसकी नाव पर था। वो भीड़ को पार करता हुआ वहां से निकला और सीधा अवतार के सामने खड़ा हो गया। क्या हुआ? तुम्हें वो तुम्हारे 70 करोड़ रुपए वापस चाहिए क्या? लकी, तुम मुझे अपनी कीमत बताओ, अवतार ने कहा और लकी की तरफ देखने लगा। उसके बाद उसने अपने हाथ ऊपर किए और लकी की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे छोड़ दो लकी, मुझे जिंदा रहना है, मुझे छोड़ दो। हमने तुम्हारे कसीनो को खत्म कर दिया है। अमृत की भी हालत थोड़ी देर में खराब हो जाने वाली है। अब तुम्हारे पास जीने का कारण ही क्या बचा है जो तुम जिंदा रहना चाहते हो? लकी ने पूछा। जैसे ही अवतार ने उसकी बात सुनी तो उसका बदन ऊपर से नीचे तक कांप गया। उसकी इतने सालों की मेहनत पर सिर्फ इस वजह से पानी फिर गया था क्योंकि उसने लकी को छेड़ दिया था। अब सच में लकी से वो माफी मांगना चाहता था और कुछ दिन और जिंदा रहना चाहता था। वो अपने कुछ डॉक्टर्स के पास जाकर अपने काम को फिर से शुरू करना चाहता था। वहां से उसे कोई रास्ता मिल पाता। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपने जीने के लिए कोई ना कोई कारण जरूर निकालूंगा। बस तुम मुझे बताओ कि मेरी जान छोड़ने का क्या लोगे? मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया और बार बार तुम्हें जान से मारने की कोशिश भी की। तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन आना भी चाहिए वो। लेकिन अगर तुम मुझे मारोगे तो इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा ना। वैसे मैं एक काम का आदमी हूं, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ते हो तो हो सकता है इससे तुम्हारा भी कुछ फायदा हो जाए, अवतार ने कहा। मुझे माफ करना भाई, मुझे तुमसे तो क्या किसी से भी फायदे की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें बस मरते हुए देखना चाहता हूँ, लकी ने कहा। अरे लकी, कैसी बात कर रहे हो? अब तुम बड़े हो चुके हो। एक बड़ा आदमी कभी ऐसी बात नहीं करता। उसे हमेशा ना किसी ना किसी चीज का मतलब जरूर होता है। मुझे बताओ तुम्हारी जिंदगी में किस चीज की कमी है? क्या तुम्हें पैसों की कमी है? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी इस कमी को ना पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मार कर तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मेरे मरने से सच में तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है।
अवतार ने लकी को समझाने के लिए अपनी पूरी जान लगाते हुए कहा। उससे जितना हो सकता था उसने उतना एफर्ट डाल दिया, लेकिन लकी की आंखों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पलट रहा हो। ऐसे में उसने अपनी जेब से अपना कार्ड निकाला और लकी की तरफ उछालते हुए कहा, लो, इसके अंदर 300 करोड़ रुपए हैं। तुम ये सारे पैसे रख सकते हो। वो तो मैं तुम्हारे जाने के बाद भी रख सकता हूं। तुम कौन सा इस पैसे को अपने साथ लेकर जाने वाले हो, इसलिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है, लकी ने कहा। चाहे वो कितना भी पैसा दे दे या फिर वो कितना ही प्रलोभन उसे दे दे, लेकिन उस आदमी ने कोयल को किडनैप किया था और साथ में लकी को भी जान से मारने की धमकी दी थी। ऐसे में वो अवतार सिंह को इस तरह से तो छोड़ने वाला नहीं था। आज उसने कोयल को किडनैप किया था, कल हो सकता था कि वो राधिका को किडनैप कर ले। लकी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो राधिका को हाथ भी लगाए। लकी, तुम बहुत जिद्दी हो। मैं तुम्हारे सामने पूरी तरीके से बेच गया और तुम हो कि मान नहीं रहे हो। हाँ, पर ठीक है, अभी लगाम तुम्हारे हाथ में, इसलिए तुम घोड़ा अपने हिसाब से चला रहे हो। तुम्हारे हाथ में ये मौका है, तुम मुझे मार सकते हो तो तुम ऐसा ही कर रहे हो, लेकिन भूलना मत, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पिता का नाम करतार सिंह है। वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स को अपने हाथों से बनी दवा देने का काम करते हैं। अगर तुमने मुझे मारा ना तो फिर तुम्हें उनसे निपटना पड़ेगा, और जब वो ढेर सारे लोग आएंगे तो तुम उनसे निपट नहीं पाओगे, अवतार सिंह ने कहा। करतार सिंह, क्या सच में? सब लोगों ने आसपास बात करनी शुरू कर दी, लेकिन लकी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। तुम करतार सिंह से नहीं निपट सकते, किसी कीमत पे नहीं निपट सकते हो, अवतार ने कहा। इतने में लकी को गुस्सा आया और उसने उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। उसे किसी की भी बकवास सुनना जरा भी पसंद नहीं था। जैसे ही अवतार के गाल पर थप्पड़ पड़ा तो उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अब चिल्लाते हुए मरेगा या फिर चुपचाप? लकी ने कहा और उसकी छाती पर चढ़ गया। मेरे पीछे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्या सच में तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? जैसे ही लकी ने उसके मुंह से करतार सिंह का नाम सुना तो उसे जरा भी डर नहीं लगा, लेकिन जयंत की आंखें जरूर बड़ी बड़ी हो गई थी। करतार सिंह एक बड़ा आदमी था। वो दवा बनाने के साथ साथ तलवारबाजी भी करता था और आज के जमाने में उसे बहुत खतरनाक तलवारबाज माना जाता था। उसके चेले पूरी दुनिया में फैले हुए थे। डर? उससे डर? मुझे उससे डर लगेगा? उससे कहना कि वो जो भी है ना यहाँ मेरे सामने आए, मैं उसका भी यही हाल करने वाला हूं जो तुम्हारा करूंगा, लकी ने कहा। फिर जयंत की दी हुई बंदूक उसने अवतार के माथे पर टिका दी। तू लगातार मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लड़कियों को किडनैप करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, और तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? लकी ने कहा और सीधा उसके ऊपर गोली चला दी। जहां लकी का दिल शांत महसूस कर रहा था, वहीं जयंत के दिल में कुछ अजीब से भाव उठने लगे। लकी ने उसके कान में गोली मारी थी। इतने में अवतार ने अपना कान सहलाया और लकी की तरफ अपना फोन बढ़ाते हुए कहा, करतार सिंह जी तुमसे बात करना चाहते हैं। लकी अवतार की कान की तरफ देखने लगा। उसने फोन लाउड स्पीकर पर डाला। उधर से एक भारी आवाज आई, ओ सुन लड़के, मैं करतार सिंह बात कर रहा हूं। अवतार मेरे बेटे जैसा है, वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। अगर तू उसे मारेगा तो समझ लेना कि तू मुझे मार रहा है। अगर तुझे पता चल चुका है कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं तो अभी के अभी मेरे बेटे को छोड़ दे और घुटनों पर गिर कर ना मुझसे और मेरे बेटे से माफी मांग, वरना मैं आकर ना तेरी जान ही ले लूंगा, करतार सिंह ने कहा। कौन हो तुम और मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हाँ, लकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं वहां आकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ना पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। नहीं कर पाओगे, मेरा नाम लकी है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। साले तुझे पता नहीं होगा लेकिन मैं सबसे शानदार तलवारबाज हूं। मेरे लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, तो मुझसे पंगा लेने की कोशिश बिल्कुल मत कर, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना वादा मत भूल, यहां जरूर आना और मुझसे लड़ना। मैं भी तुमसे लड़ना चाहता हूं, लकी ने कहा। उधर से करतार सिंह अभी भी चिल्लाता जा रहा था, लेकिन लकी उसकी कोई भी बात सुन नहीं रहा था। लकी को तो उसकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे पता था कि अगर उसने अवतार को छोड़ दिया तो वो और ज्यादा मुसीबत में आ जाएगा। इसलिए लकी ने अवतार का किस्सा खत्म किया और जयंत को बंदूक पकड़ा कर वहां से वापस निकल गया। वो अपने घर आ गया था। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पलंग अब बदल चुका था। पहले वाले पलंग के टूट जाने के बाद में उसने अपना पलंग
बदलवा लिया था। इतने में उसे पीछे से किसी की आवाज आई, ये दवाई ना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, इससे तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे जल्दी, राधिका ने कहा। जैसे ही लकी ने उसे देखा तो वो अपनी सारी थकान भूल गया। वो काफी सुंदर लग रही थी और उसके हाथ में एक प्याला था जिसमें दवा थी। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, दिन ब दिन तुम्हारे ऊपर और ज्यादा ही प्यार आता जा रहा है, इतनी सुंदर कैसी होती जा रही हो, और ये तुमने जो मेरे लिए दवाई बनाई है इसके लिए, लकी ने कहा और सीधा राधिका के गालों को चूम लिया। राधिका भी शर्मा गई। उसके बाद लकी ने दवा को एक कोने में रखा और राधिका को अपने गले से लगा लिया। दोनों ढेर सारी बातें कर रहे थे। कितने दिनों बाद तो वो राधिका से आज इस तरह से मिल पा रहा था, लेकिन राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे लकी अब थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा था। वो वहां होते हुए भी वहां नहीं था। अरे तुम दवाई तो पियो, राधिका ने कहा और फिर से वो प्याला उठा लिया। अरे कैसे पीऊं, देखो ना कितना गर्म है और देखने में ये कितनी कड़वी लग रही है, मैं इसे नहीं पी पाऊंगा, और वैसे भी मुझे ठीक होने के लिए ना किसी दवाई की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही दवाई हूं, लकी ने कहा। राधिका के सिर पर अपना हाथ रख दिया। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, तुम मेरा टेम्परेचर क्यों चेक कर रहे हो, राधिका ने पूछा और फिर अपनी हथेली आगे कर दी। उसके हाथ में एक टॉफी थी। देखो इसकी कड़वाहट को काटने के लिए ना मेरे पास कुछ है, अगर तुम उसे पीने से पहले ये खा लो तो उसके बाद तुम्हें ये कड़वा नहीं लगेगा, राधिका ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी छोटे बच्चे से बात कर रही थी इस वक्त। चलो अब ये ज्यादा गर्म नहीं है, इसलिए इसे जल्दी से खत्म करो, चलो, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं मुझे नहीं पीना है, लकी ने कहा। अरे बस थोड़ा सा प्लीज, मेरे लिए सिर्फ थोड़ा, राधिका ने अपने होठों को भींचते हुए कहा और वो लकी के पास आकर उसे चूमने लगी। लकी से भी रहा नहीं गया और उसने उसके हाथ से प्याला ले लिया। एक ही सांस में उसने सारी दवाई खत्म कर दी। राधिका बड़े प्यार से बस उसे ये करते हुए देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि बस वो लकी को जिंदगी भर के लिए इसी तरह देखती रहे। लो खत्म हो गई, अब मेरी टॉफी कहाँ है, लकी ने बाउल को टेबल पर रखते हुए कहा और अपना पेट पकड़ लिया। इसके बाद उसने अपना हाथ राधिका की दिशा में बढ़ाया और टॉफी मांगने लगा। इसके बाद राधिका ने लकी को पहले तो हंसते हुए देखा, उसके बाद उसने धीरे से टॉफी का रैपर फाड़ा, फिर उसे अपनी उंगलियों में पकड़ा और सीधा लकी के होठों के अंदर डाल दिया। लकी ने टॉफी खाने के साथ साथ राधिका की उंगलियों को भी काट लिया था। बदमाश, राधिका ने तुरंत अपनी उंगलियां पीछे खींच ली और हंसने लगी। राधिका तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूं, लकी ने पूछा। राधिका ने पहले तो ना में सिर हिलाया और फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसे इस तरह से करते हुए देखकर लकी हंसने लगा और उसने राधिका को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, राधिका तुम एक बहुत अच्छी बीवी हो, तुम एक बहुत अच्छी मां बनोगी, तुम्हारा नाम ना सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा, देखना, लकी ने कहा। अच्छा जी, मैं ऐसा क्या करने वाली हूं जो मेरा इतना बड़ा नाम हो जाएगा, राधिका ने लकी की नाक खींचते हुए कहा। लकी ने धीरे से उसकी गर्दन को चूम लिया। राधिका भी लकी की आंखों में देखने लगी और सड़क कर लकी की गोदी में आकर बैठ गई। लकी ने उसके बालों को पीछे किया और उसके गालों पर हाथ रख दिया। इधर राधिका ने धीरे से अपने आंख बंद कर लिए थे। अब आगे क्या होने वाला था, क्या बड़ा करने वाली थी राधिका, और क्या करतार सिंह सच में लकी के लिए खतरा बनता, आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए लकी अवतार सिंह को मारने के लिए आ गया था, लेकिन वो लकी से अपनी जान छुड़वाने के लिए उसे तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहा था। जब लकी ने उसकी एक नहीं सुनी तो वो उसे करतार सिंह के नाम की धमकी देने लगा। करतार सिंह एक बहुत बड़ा तलवारबाज था और अवतार उसे अपने पिता समान माना करता, लेकिन लकी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किसका बेटा था और किसका बेटा नहीं। उसने तो उसे मार दिया। उधर लकी और राधिका अपने नए बिस्तर पर सो चुके थे। जैसे ही सुबह हुई तो राधिका की नींद खुली। लकी अभी भी सोया हुआ था। ऐसे में राधिका उठी और अपने और उसके लिए नाश्ता लेने चली गई। इधर कुछ देर बाद में लकी की नींद भी खुल गई। उसने देखा कि राधिका उसके पास में नहीं थी। उसने उसे फोन करने की कोशिश की तो पाया कि राधिका अपना फोन वहीं भूल गई। ऐसे में लकी ने उसका फोन उठाया और उसके फोटोज देखने लगा। उसमें ज्यादातर फोटो खुद राधिका के ही थे। उनमें वो काफी सुंदर लग रही थी। उसका हर फोटो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। लकी ने देखा कि उसमें से कुछ फोटोज ऐसे भी थे जो उसने लिए थे। वो एक के बाद एक उसके फोटोज देखता चला जा रहा था। कुछ देर बाद में उसकी एक फोटो पर नजर पड़ी। लकी ने देखा कि उसमें एक आदमी था। लकी उस फोटो को जरा पैनी नजर से देखने लगा। उसे लग रहा था कि इस आदमी को वो
पहले भी देख चुका था। ठीक इसी वक्त उसके घर का दरवाजा खुला। राधिका नाश्ता लेकर अंदर आ गई। लकी उठ जाओ, आज मैं कुछ बढ़िया लेकर आई हूं, राधिका ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने लकी का चेहरा देखा तो उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने देखा कि लकी तनी हुई भौएं से उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा नजर आ रहा था। ये देखकर राधिका घबरा गई। क्या हुआ लकी? राधिका ने नाश्ता टेबल पर रखा और फिर लकी के पास में उसके बिस्तर पर आ गई। उसने देखा कि लकी के हाथ में उसका फोन था। जैसे उसने अपने फोन में उस तस्वीर को देखा तो वो खुद भी हैरान हो गई। फोटो किसी पिकनिक स्पॉट का था जहां पर ढेर सारे लोग थे। उनमें कुछ भीड़ भी थी जिन्होंने एक दूसरे को गले लगाया हुआ था और उनके चेहरे साफ नजर आ रहे थे। उन्हीं जोड़ों के बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी और औरत भी थे और वो दोनों एक दूसरे से गले मिलने को काफी बेताब नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ तौर पर नजर आ रहा था। ये औरत और कोई नहीं बल्कि अमित की माँ श्वेता थी। जब लकी यूनिवर्सिटी में था तब उसकी श्वेता से मुलाकात हुई थी। तब उसके ऊपर ना तो कोई अच्छा इंप्रेशन था और ना ही कोई खराब इंप्रेशन। उसके बाद जब अभी वो अमित के मकान के मुहूर्त में गया तब भी उसकी श्वेता से मुलाकात हुई। उन दोनों ने एक दूसरे से बस हेलो कहा था और उसके बाद निकल गए। श्वेता काफी सुंदर लग रही थी और उम्र का तो उसके ऊपर जरा भी असर भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वो जिस आदमी के साथ खड़ी थी वो अमित का पिता जसवंत नहीं था। वो किसी ऐसे आदमी के साथ खड़ी थी जिसे लकी या राधिका ने आज तक देखा नहीं था। अमित के पिता का दाह संस्कार तो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था और अभी तो उनकी अस्थियां का विसर्जन तक नहीं हुआ था। ऐसे में श्वेता अभी से किसी दूसरे आदमी के साथ में आ गई। लकी इस तस्वीर को बहुत पैनी नजरों से देख रहा था। उसने वैसे भी अमित के मुंह से सुना था कि उसके पिता का और उसकी माँ के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जब वो लोग अमित के घर पर आ भी गए तो वहां भी उसकी माँ चीजों पर ज्यादा ध्यान देती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लकी को इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ अमित के पिता को इतनी जल्दी धोखा दे देगी। हालांकि लकी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी ये सब देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जिस तरह से वो उस आदमी की बाहों में बाहें डालकर खड़ी थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों पहली बार नहीं मिल रहे थे, बल्कि दोनों एक दूसरे को काफी लंबे वक्त से जानते थे। लकी ने मोबाइल बंद किया और राधिका की तरफ देखते हुए पूछा, ये तस्वीर तुमने ली है? हाँ, मुझे जब पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना तो मैं दवाई बनाने के लिए ना कुछ पत्ते वगैरह लेने चली गई। पास में एक पहाड़ था तो जब मेरा काम खत्म हो गया ना तो मैं थोड़ी देर इधर उधर घूमने लगी। उस वक्त वहां पर मौसम बहुत अच्छा था और व्यू भी अच्छा था, इसलिए मैंने फोटो लेना शुरू किया। लेकिन बात क्या है बताओगे? नहीं, कोई बात नहीं है, अच्छी फोटोज ली है तुमने, लकी ने कहा और राधिका के फोन में से श्वेता की फोटो अपने फोन में डाल ली। उसके बाद उसने राधिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। चलो, राधिका ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। दोनों नाश्ते की टेबल पर आ गए। राधिका जलेबी और पोहे लेकर आई। दोनों खाने के लिए तैयार थे। राधिका ने प्लेट लगाई और सबसे पहले लकी के प्लेट में नाश्ता रखना शुरू कर दिया। लकी, तुम्हें पता है ना, जोगियाल परिवार इतना छोटा परिवार नहीं है। अगर तुम अवतार के साथ में कुछ करोगे तो इसका बदला लेने के लिए ना वो लोग जरूर तुम्हारे पीछे आएंगे। वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, राधिका ने कहा। उसे लकी की चिंता हो रही थी। ऐसे में क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं हो रही? लकी, कब तक तुम इसी तरह लड़ते रहोगे? मैं तुम्हें इस तरह से लड़ता हुआ देखकर ना थक चुकी हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ना इन सब चीजों से दूर, हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएं। प्लीज, मैं शांति से तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ लकी। अरे मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। और जैसी जिंदगी के बारे में तुम बात कर रहे हो वैसी जिंदगी हम बुढ़ापे में बिताएंगे, लकी ने कहा और हंसने लगा। राधिका लकी की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रही थी। लकी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ में कुछ हुआ ही नहीं था। वो बिल्कुल शांति के साथ बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था। नाना जी कह रहे थे कि तपेश जोगियाल उनके पास में आया था। उसने कहा है कि वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, राधिका ने कहा। वो असल में तो यही कहना चाहती थी कि वो लोग लकी को मार देने वाले थे, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अरे मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं। वैसे भी उसे शबाना ने गिरफ्तार किया हुआ था और वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। उस आदमी ने ना मेरे ऊपर 3 बार गोली चलाई। उसने मुझ तक पहुंचने के लिए मेरे दोस्त को किडनैप किया और फिर उसे लगता है कि मैं उसके बेटे को छोड़ दूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला हूं, लकी ने कहा। अरे मैं तुम्हारी बात समझ रही हूं, लेकिन फिर भी जोगियाल परिवार बड़ा परिवार है। उससे पंगा लेना इतना आसान नहीं है लकी। इसलिए नाना जी परेशान हो रहे थे और इसलिए ना उन्होंने मुझे तुम्हें फोन करने के लिए भी कहा था, राधिका ने कहा।
लकी ने उसकी बात को सुनकर थोड़ा सा अनसुना कर दिया और दोनों नाश्ता करने लगे। शाम को राधिका बाजार में कुछ सब्जियां लेने चली गई। इधर लकी अपने काम में लगा हुआ था। तभी अचानक उसका फोन बजा। हेलो लकी, मैं यहाँ सब्जी लेने आई थी और अचानक किसी आदमी से टकरा गई। उसके हाथ में एक थैला था, वो गलती से नीचे गिर गया और उसका सारा सामान टूट गया। उसमें बहुत महंगी शीशे की मूर्ति थी। ये आदमी उस मूर्ति के मुझसे 1 लाख रुपए मांग रहा है, राधिका ने कहा। उधर लकी ने जैसे ही ये सुना तो उसकी भौहें तन गई। उसे लग रहा था कि राधिका जरूर किसी गैंगस्टर से मिली थी, तो पैसे लेने के बहाने उसे परेशान करने की वो कोशिश कर रहा था। यह आदमी मुझे इस मूर्ति का बिल भी दिखा रहा है, कह रहा है कि इसने ये अभी खरीदी और आज शाम को स्थापित करने वाला था। उसने मेरी दुकानदार से बात भी करवाई। वो खुद भी कह रहा है कि जब ये यहाँ से मूर्ति लेकर निकला था ना, तो वो सही थी, लेकिन बाद में उसकी ऐसी हालत हो गई, राधिका ने कहा। ठीक है, तुम उस आदमी को लेकर मूर्ति की दुकान पर चलो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ, लकी ने कहा। राधिका वहां से उस आदमी के साथ में रवाना हो गई और इधर लकी भी आधे घंटे में उस दुकान पर आ गया। लकी आज पहली बार उस दुकान के अंदर जा रहा था और उसने देखा कि वो 2 माले की दुकान थी। वहां पर ढेर सारी मूर्तियां और शो पीस लगे हुए थे। वो देखने में काफी सुंदर लग रहे थे। जब लकी ने वहां पर सामने देखा और फिर काम करने वालों लोगों को देखा, तो उसे पता चला कि इस आदमी का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये काम कम से कम करोड़ों रुपए का काम था। लेकिन लकी को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये किसका काम था और किसका नहीं। वो सीधा हॉल में चला गया और वहां राधिका को ढूंढने लगा। राधिका को कुछ लोगों ने घेर रखा था और वो बीच में ही खड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी उसकी सब्जी का थैला टंगा हुआ था। राधिका के पास में जो लोग खड़े थे, उनमें से एक 40 साल के आसपास की महिला थी। उसने सोने और चांदी के जेवरात पहने हुए थे। उसकी नाक काफी तीखी नजर आ रही थी और साथ ही में वो देखने में तो काफी खतरनाक दिख रही थी। उसे देखते ही ऐसा लग रहा था कि उससे निपटना इतना आसान नहीं होने वाला था। राधिका, लकी ने आवाज दी और राधिका के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने भीड़ को उससे दूर करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले से निपट लूंगा। लकी, राधिका के मुंह से निकला और वो बस उसे देखने लगी। फिर उसने लकी को एक कोने में खींचा और कहा, तुम ज्यादा गुस्सा मत होना, वरना अगर फिर से कुछ टूट गया ना तो हमें उसके लिए और भी पैसे देने पड़ जाएंगे, इसलिए ध्यान से, राधिका ने कहा। हालांकि वो कुछ ज्यादा ही डर रही थी, फिर भी वो अब ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती थी जैसा वो पहले कर चुकी थी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं हूं ना, लकी ने कहा। कौन हो तुम? इसके हस्बैंड हो? इतने में उस महिला ने आगे आते हुए लकी से पूछा। फिर वो लकी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। जब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि राधिका का वो पति था, तो उसने कहा, तुम बहुत अच्छे टाइम पर आ गए हो। तुम्हारी बीवी ने ना मेरी मूर्ति तोड़ी है। मैं भी उसे यहां से खरीद कर गई थी और अब मेरे पास दूसरे खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए तुम जल्द से जल्द मेरा पैसा चुकाओ ताकि मैं दूसरी खरीद सकूं, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, अंदर कर देगी तुम्हें वो। उस औरत ने लकी को बिल थमा दिया। लकी ने देखा कि बिल 1 लाख रुपए का था। उसके लिए 1 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी। आप चिंता मत करो, अगर हमसे मूर्ति टूटी है तो हम उसका पैसा चुका देंगे, लेकिन अगर इसमें मेरी बीवी की गलती नहीं है तो फिर मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूं, लकी ने कहा और उस थैले में देखने लगा जिसमें मूर्ति रखी थी। उसने झोले का मुंह खोलकर देखा तो उसमें मूर्ति के टुकड़े टुकड़े पड़े थे। लकी को वो टुकड़ा देखकर समझ नहीं आ रहा था कि ये नया था या पुराना, लेकिन फिर भी वो अच्छी क्वालिटी का नजर आ रहा था। तो अब बताओ क्या करना है? क्या करना है? क्या मतलब? इसने इसे तोड़ा है, तुम पैसा चुकाओ और मुझे नई मूर्ति दिलाओ, उस औरत ने लकी का सवाल सुनते हुए कहा। तो आपका कहना है कि इसे मेरी बीवी ने तोड़ा है? तो और किसने तोड़ा है? मैं अभी 1 घंटे पहले ना यहां से निकल कर गई हूं। जो चीज मैं अपने पैसे से खरीदूंगी उसे मैं खुद थोड़ी ही ना तोड़ूंगी। अच्छा, लकी ने कहा। इतने में वो औरत वहां खड़े हुए बाकी लोगों की तरफ देखने लगी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे नहीं खरीदा या मैं झूठ बोल रही हूं, तो यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना, तुम चाहो तो इनमें से किसी से भी पूछ सकते हो, लेकिन अगर तुम चालाकी करने की कोशिश करोगे ना तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मेरे सामने तुम्हारी ये सब चालाकियां नहीं चलने वाली है, उस औरत ने कहा और लकी की तरफ देखने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में राधिका ने उस मूर्ति को तोड़ा था या इसके पीछे कोई और चाल थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?